मित्रों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल न्यू अकेडमी ऑफिशियल में। आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं, इस समय पेट 2022 को लेकर मैराथन क्लास न्यू अकेडमी के द्वारा चलाई जा रही है। तो उसी क्रम में आज हम लोग जो है देखने वाले हैं जो है केमिस्ट्री का महामैराथन क्लास। इस क्लास से आपको पूरा कवर करा देंगे, क्योंकि जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है कुछ भी छोड़े नहीं हैं। और केमिस्ट्री में जो है जो SSSC ने अपना सिलेबस जारी किया है, उसमें विस्तृत सिलेबस उन्होंने लिखा नहीं है, बस उन्होंने लिख दिया है रसायन विज्ञान। तो जो महत्वपूर्ण टॉपिक है उसको हम सारा कवर करेंगे। तो आइए आज के महामैराथन क्लास की शुरुआत करते हैं। सबसे पहला हम पढ़ेंगे पदार्थों का वर्गीकरण। पदार्थ क्या होता है? वह वस्तु जो स्थान घेरती है, जिसमें भार होता है, उसे पदार्थ कहते हैं। पदार्थों का वर्गीकरण दो प्रकार के होता है, एक भौतिक अवस्था के आधार पर, एक रासायनिक अवस्था के आधार पर। भौतिक अवस्था के आधार पर ठोस, द्रव, गैस, प्लाज्मा अवस्था और बोन्स आइंस्टीन कंडेंसन, ये अवस्थाएं होती हैं। अगर लेकिन पदार्थ की पूछी जाए मुख्य रूप से कितनी अवस्थाएं होती हैं, तो आप 3 बताएंगे। रासायनिक संगठन के आधार पर आपका तत्व, यौगिक, मिश्रण, विलयन आदि होते हैं। ठीक है, तो आइए हम देख लेते हैं। सबसे पहले देखते हैं ठोस किसे कहते हैं। द्रव्य की वह अवस्था जिसका आकार व आयतन दोनों निश्चित होता है, उसे ठोस कहते हैं। जैसे लोहा, बर्फ, गंधक। ठीक है। द्रव की वह अवस्था, द्रव्य की वह अवस्था जिसका आकार तो निश्चित होता है, ठीक है, परंतु आयतन, ठीक है, जिसका आकार अनिश्चित होता है। क्या होगा? आकार अनिश्चित होगा, लेकिन आयतन निश्चित होगा। आकार इसलिए निश्चित होता है, उसे जिस बर्तन, जैसे हम पानी ले लें, अगर पानी को लोटे में रखें तो लोटे का आकार ले लेगा, बॉटल में रखें तो बॉटल का आकार ले लेगा। इसलिए आकार इसका अनिश्चित होता है, लेकिन आयतन जो है निश्चित होता है। जैसे जल, दूध, ग्लिसरीन, पारा द्रव धातु, इसको ध्यान रखिएगा। गैस, द्रव्य की वह अवस्था जिसका आकार व आयतन दोनों अनिश्चित होते हैं, उसे जो है गैस कहते हैं। वायु, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और अमोनिया इसके एग्जाम्पल हैं। प्लाज्मा अवस्था, द्रव्य की अवस्था जिसमें द्रव उच्च ताप पर आयनित अवस्था में पाए जाते हैं, उसे प्लाज्मा कहते हैं। जैसे फ्लोरेंस ट्यूब में और नियॉन बल्ब में ये जो है प्लाज्मा अवस्था में पाई जाती है। अब आता है बोस आइंस्टीन कंडेंसेंट अवस्था। ये द्रव्य की 5वीं अवस्था है। इसकी खोज सत्येंद्रनाथ बोस ने की थी। उन्होंने 5वां अवस्था इसको बताया था, और आइंस्टीन ने इस पे थोड़ा और अध्ययन किया, इसीलिए दोनों वैज्ञानिकों का नाम से ये बोस आइंस्टीन कंडेंसन अवस्था कही जाती है। चलिए अब देख लेते हैं ठोस, द्रव और गैस के तुलनात्मक अध्ययन हम कर लेते हैं कि ठोस क्या होता है। जैसा कि अब देखते हैं आकार। ठोस का आकार तो निश्चित होता है, द्रव्य का आकार अनिश्चित और गैस का भी अनिश्चित होता है। आयतन में आप आएंगे तो आयतन जो है ठोस का निश्चित, द्रव का भी निश्चित होता है, लेकिन गैस का अनिश्चित होता है। घनत्व तो सबसे ज़्यादा ठोस का होता है, उससे कम द्रव का, सबसे कम जो है घनत्व जो है गैस का होता है। बहने का गुण, ठोस तो बहता नहीं है, और द्रव और गैस दोनों बहते हैं। ठीक है, द्रव चारों दिशाओं में, और जबकि द्रव ऊपर से नीचे, जबकि गैस चारों दिशाओं में बहता है। ऊष्मा का प्रभाव ठोस में बहुत कम फैलाव होता है, ठोस से अधिक फैलाव द्रव में होता है। दोनों से अधिक फैलाव, सबसे ज़्यादा फैलाव किसमें होगा? तो आपका होता है उसमें गैस में। ताप का प्रभाव देखेंगे तो आयतन पर बहुत कम प्रभाव पड़ता है, ठोस से अधिक प्रभाव द्रव वाले में पड़ता है, आयतन पे बहुत ज़्यादा प्रभाव गैस वाले में पड़ता है। विभाज्यता का नियम, ठोस के छोटे छोटे कणों को सरलता से तोड़ा नहीं जा सकता, यानी विभाजित उसको जल्दी नहीं किया जा सकता है। द्रव को छोटी छोटी बूंद को मिलाने पर एक बड़ी बूंद बन जाती है। छोटे छोटे कण गैस के स्वयं ही मिल जाते हैं। ठीक है, विभाज्यता का ये प्रभाव होता है। उदाहरण में आप जानते हैं बर्फ, गंधक, ध्यान रखिए इसको सल्फर भी बोलते हैं, सल्फर ठोस होता है। दूध, ग्लिसरीन, ब्रोमीन तथा पारा, ये जो है द्रव के एग्जाम्पल हैं। वायु के जो है गैस का वायु होता है और हाइड्रोजन होता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है कि सबसे ज़्यादा अंतरा अणु का स्थान किसमें होता है, तो आप बताएंगे गैस में, उससे कम ठोस में, उससे कम द्रव में, सबसे कम जो है स्थान होता है अंतरा अणु का स्थान ठोस में होता है। आकर्षक बल या संसंदक बल या स्थिति ऊर्जा, तीनों एक चीज़ है। सबसे ज़्यादा ठोस में, उससे कम गैस में, और उससे कम द्रव में, सबसे कम गैस में होती है। गतिज ऊर्जा सबसे ज़्यादा जो है होगी गैस में, फिर द्रव में, और सबसे कम गतिज ऊर्जा होती है ठोस में। इसको ध्यान रखेंगे। अब देख लेते हैं द्रव की अवस्था परिवर्तन।
द्रव में अवस्था परिवर्तन हम जो है ताप के कारण कर सकते हैं। अगर ताप को बढ़ाएंगे तो वह एक दूसरी अवस्था में परिवर्तित हो जाएंगे, ताप को घटाएंगे भी तो अवस्था में परिवर्तन उनकी होने को मिलता है। जैसे ठोस को अगर हम गर्म करेंगे तो वो किस में बदल जाता है, द्रव में। द्रव को गर्म करेंगे तो वो गैस में बदल जाएगा। अगर गैस को ठंडा करेंगे तो जो है द्रव में, और द्रव को ठंडा करेंगे तो ठोस में बदल जाता है। ठीक है, इसको आप लोग ध्यान रखेंगे। चलिए अब देखते हैं अवस्था परिवर्तन। द्रव का ताप परिवर्तन के से अवस्था परिवर्तन किया जा सकता है, यही चीज़ हमने बताया। गर्म करेंगे तो ठोस द्रव, द्रव गैस में, ठंडा करेंगे तो उसका उल्टा हो जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं। चलिए, उसमें एक अवस्था परिवर्तन आती है गलन। गलन किसे कहते हैं? जब ठोस को गर्म करने पर वह द्रव में बदल जाता है तो उसको गलन कहते हैं। ठोस को गर्म करने पर एक अवस्था आती है जब द्रव अवस्था में परिवर्तित हो जाता है तो गलन कहलाता है। यह प्रक्रिया क्या कहलाएगी? गलनांक कहलाती है। गलनांक पर प्रभाव देख लेते हैं। अपद्रवों का प्रभाव, अपद्रव मिलाने पर गलनांक क्या हो जाता है? कम हो जाता है, इसको ध्यान रखेंगे। अब द्रव दाब का प्रभाव, दाब में दो प्रभाव देखने को मिलता है। एक में जिसमें ठोस से द्रव में बदलने पर उसके आयतन में वृद्धि होती है और जिसमें कमी होती है। तो देख लेते हैं। देखिए, ठोस से द्रव में बदलने पर आयतन बढ़ता है, परंतु कुछ ऐसे ठोस भी मिलते हैं जिनमें द्रव में बदलने पर आयतन में कमी आती है। जिस ठोस के गलने से आयतन में वृद्धि होती है, दाब बढ़ाने पर उसका गलनांक भी बढ़ता है। और जिसमें कमी होगी उसमें, जिसके आयतन में कमी होगी, दाब बढ़ने पर गलनांक में कमी आएगी। इसको ध्यान रखेंगे। चलिए अब देखते हैं जमना। जब जमना किसे कहेंगे? द्रव से ठोस में जब बदल जाए तो उसे जमना कहते हैं। किसी द्रव को ठंडा करने पर एक ऐसी अवस्था आती है जब वह ठोस अवस्था में परिवर्तित हो जाता है, या प्रक्रिया जमना या हिमीकरण या गलनांक कहलाती है। ठीक है, यह गलनांक का विपरीत होता है। जमना जो है गलनांक का विपरीत होता है। सामान्यतः हिमांक गलनांक बराबर होते हैं। अशुद्धि का प्रभाव, अशुद्धि से हिमांक क्या हो जाता है? घट जाता है। ठीक है, अशुद्धि से हिमांक क्या होगा? घट जाएगा। और यहाँ पे हिमांक और गलनांक देखिए दोनों कम हो रहे हैं अशुद्धि से, एक चीज़ ध्यान रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है इसकी का, अगर जल में नमक मिला देते हैं तो हिमांक 0 से कम हो जाता है क्योंकि अशुद्धि मिल गई। अब देखते हैं वाष्पन। वाष्पन क्या होता है? वाष्पन आप लोग ध्यान रखेंगे। वाष्पन का मतलब ये होता है जब द्रव गैस में बदल जाए तो उस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? वाष्पन बोलते हैं। द्रव से गैस अवस्था में परिवर्तन होने की प्रक्रिया को वाष्पन कहते हैं, या प्रक्रिया वाष्पीकरण कहलाती है। विभिन्न कारकों का प्रभाव वाष्पन पे क्या होगा, इसको ध्यान रखेंगे। देखिए, द्रव पे ताप बढ़ाने पर वाष्पन बढ़ जाएगा, सतही क्षेत्रफल बढ़ाने पर बढ़ेगा, वायु का प्रभाव अगर तेज होगा तो वाष्पन ज़्यादा तेज हो जाएगा। देखिए, वाष्पन की प्रक्रिया में द्रव का ताप कम हो जाता है। ठीक है, यह ध्यान रखेंगे। वाष्पन की क्रिया हर ताप पर होती, बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। वाष्पन की गति द्रव की प्रकृति पर भी निर्भर करती है। जैसे पेट्रोल और ईथर जल्दी वाष्पित होते हैं लेकिन पानी उतना तेजी से वाष्पित नहीं होता है। अब आते हैं क्वथनांक। देखिए, ये जो वाष्पन होता है सामान्यतः साधारण प्रक्रिया होती है, लेकिन क्वथनांक में द्रव का ताप बढ़ाने पर जब वह संपूर्ण द्रव तेजी से गैसीय अवस्था में बदलने लगता है तो उसको क्वथनांक बोलते हैं। ठीक है, इस प्रक्रिया में जिस ताप पर होता है इसको क्वथन बोलते हैं। जिस ताप पर यह प्रक्रिया होती है उसे क्वथनांक या बॉइलिंग पॉइंट कहा जाता है। अब देख लीजिए वाष्पन तथा क्वथन में क्या अंतर है। वाष्पन की प्रक्रिया प्रत्येक ताप पर होती है जबकि क्वथन की प्रक्रिया एक निश्चित ताप पर होती है। यह सतह पर होती है वाष्पन, जबकि क्वथन प्रत्येक भाग में होती है। वाष्पन धीरे वाली प्रक्रिया है जबकि क्वथनांक बहुत तेज से होती है। वायु की गति तथा वायु की आर्द्रता से प्रभावित होती है। वायु की गति तथा आर्द्रता से प्रभावित नहीं होता है कौन सा? क्वथनांक। अब देखिए, क्वथनांक पर कुछ प्रभाव देखने को मिलता है। किसी द्रव का क्वथनांक वह निश्चित ताप है जिस पर उसका वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है। अशुद्धि से क्वथनांक क्या होता है? बढ़ता है। अब तक गलनांक और हिमांक क्या हो रहे थे? कम हो रहे थे। ध्यान रखिएगा। क्वथनांक पर दाब का प्रभाव, किसी द्रव पर वाष्प दाब बढ़ाने पर बढ़ता है तथा ताप घटने पर घटता है। इसको ध्यान रखेंगे। आगे बढ़िए। वायु दाब बढ़ने पर क्वथनांक बढ़ता है तथा वायु दाब घटने पर क्वथनांक घटता है। इसीलिए पहाड़ों पर जल अपने क्वथनांक से पहले उगलने लगता है। क्यों? क्योंकि जब हम ऊपर जाएंगे तो वाष्प दाब कम हो जाएगा तो उसका क्वथनांक भी कम हो जाता है। प्रेशर कुकर में दाल जल्दी पक जाता है क्योंकि वायु दाब, इसका वाष्प दाब बढ़ता है तो उसका क्वथनांक बढ़ जाता है और वह जल्दी पक जाता है। अब आते हैं संघनन।
संघनन क्या होता है? संघनन होता है गैस से द्रव अवस्था में बदलने की प्रक्रिया। किसी पदार्थ की वाष्प को ठंडा करने पर वह द्रव अवस्था में परिवर्तित हो जाता है, इसे संघनन कहते हैं। संघनन के कुछ उदाहरण आपको दैनिक जीवन में देखने को मिलते हैं, जैसे बर्फ से भरे बीकर में बाहरी सतह पर छोटे छोटे बूंद का जम जाना। और बूंद कहाँ से आ रहे हैं? वायुमंडलीय से जो वाष्प है वही ठंडा हो रहा है। भोजन पकाते समय तस्तरी के भीतरी भाग पर जल की बूंदों का जमना, ये भी उसी का एग्जाम्पल है। संघनन का उपयोग कहाँ पे कहते हैं? संघनन का उपयोग जो होता है आसवन में किया जाता है। वाष्पन पदार्थों के शोधन की एक विधि है। वाष्पन में क्या करते हैं? पहले क्वथन करेंगे, गर्म करके उसे भाप में बदलेंगे, फिर भाप से जो है उसको किस में बदल लेंगे? द्रव में बदल लेते हैं। यहाँ पे देखिए, द्रव को पहले वाष्प पे, फिर वाष्प को ठंडा करके द्रव में बदलने की प्रक्रिया को आसवन कहते हैं। ऊर्ध्वपातन ध्यान रखिएगा। ऊर्ध्वपातन क्या होता है? ऊर्ध्वपातन में ठोस जो है सीधे किस में बदल जाएगा? ठोस सीधे सीधे आपके गैस अवस्था में बदल जाता है। ठीक है, इसके उदाहरण पूछे जाते हैं, नौसादर, आयोडीन, कपूर, नेफ्थलीन, ये इसके एग्जाम्पल हैं। अब आता है द्रव का वर्गीकरण। ये तो अभी तक हमने पढ़ा, द्रव के 3 प्रकार पढ़ लिए, द्रव्य के 3 प्रकार। अब द्रव का वर्गीकरण कई प्रकार से किया जाता है। एक भौतिक और रसायन तो हो गया, एक शुद्ध और अशुद्ध के आधार पर भी किया जाए, शुद्ध पदार्थ और अशुद्ध पदार्थ के आधार पर। तो शुद्ध पदार्थ में कौन कौन आएंगे? आपके तत्व आते हैं, यौगिक आते हैं, तत्व, फिर आगे चल के धातु, अधातु, उपधातु, कार्बनिक, अकार्बनिक में यौगिक बढ़ जाता है। फिर इसमें जब अशुद्ध में आएंगे तो अशुद्ध में आप देखेंगे एक मिश्रण आता है, फिर उसका समांगी मिश्रण, विषमांगी मिश्रण, तनु और शांत विलयन, ये आपके अशुद्ध पदार्थ में आते हैं। यहाँ पे ध्यान रखिएगा, हमेशा पूछा जाता है कि विलयन क्या है, समांगी है कि विषमांगी मिश्रण है, तो आप बताएंगे समांगी मिश्रण है। ठीक है, तत्व के बारे में हम देख लेते हैं। तत्व क्या है? एक शुद्ध पदार्थ है। तत्व शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग जो है, तत्व वह पदार्थ हैं, रॉबर्ट बायल ने सर्वप्रथम जो है इसका प्रयोग किया तत्व शब्द का। तत्व वह पदार्थ हैं जो किसी भी रीत से 2 या 2 से अधिक भिन्न गुण वाले पदार्थ में विभाजित नहीं किए जा सकते हैं, ना ही बनाए जा सकते हैं, जैसे ब्रोमीन, लोहा और तांबा। लेवासिये के अनुसार उन्होंने क्या बताया? पदार्थ का वह मूल रूप है जिसे भौतिक या रासायनिक प्रक्रिया द्वारा अन्य तरल तत्वों में विभाजित नहीं किया जा सकता है। इलेक्ट्रॉनिक संरचना के अनुसार, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक संरचना के अनुसार देखते हैं, तत्व पदार्थ का वह मूल कण है जिसके प्रत्येक परमाणु का नाभिकीय आवेश क्या हो? समान हो। इलेक्ट्रॉनिक के अनुसार है। अब देखिए यौगिक क्या होता है? वह पदार्थ जो 2 या 2 से अधिक तत्वों के निश्चित अनुपात में मिलाने से बनते हैं। एक पदार्थ के भी 2 अणु हो सकते हैं, या 2 से अधिक के हो सकते हैं, लेकिन उसमें जो है परमाणु क्या होंगे? 1 से ज़्यादा ही परमाणु होंगे। वह पदार्थ जो 2 या से अधिक तत्वों के निश्चित अनुपात में मिलाने से बनते हैं। यौगिक के गुण उसके अवयवी तत्वों के गुणों से सर्वथा भिन्न होते हैं। जैसे यहाँ पे एक जल है, एग्जाम्पल एक यौगिक है, इसमें जो है हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है। ठीक है, ऑक्सीजन जलने का काम करता है, ठीक है, लेकिन जल जो है उसको बुझाने का काम करता है। अब देखते हैं यौगिक के प्रत्येक भाग का संगठन एक समान रहता है या एक समांगी द्रव्य है। यौगिक के अवयवों को भौतिक विधियों बीनना, छानना, निथारना, उबालना से अलग नहीं किया जा सकता, इसको ध्यान रखेंगे। आइए मिश्रण देखते हैं। वह पदार्थ जो 2 या 2 से अधिक पदार्थों के किसी भी अनुपात में मिलाने से बनते हैं उसे मिश्रण कहते हैं। तो यौगिक और मिश्रण में अंतर समझ में आ रहा है? यौगिक में एक निश्चित अनुपात होता है, लेकिन मिश्रण में जो है क्या होता है? किसी भी अनुपात में मिलाने से वो बन जाते हैं। जैसे शरबत है, चीनी व पानी का गुण। अब शरबत हम बना रहे हैं, उसमें चीनी ज़्यादा भी कर सकते हैं, कम भी कर सकते हैं, लेकिन यौगिक में एक मात्रा फिक्स रहती है, उसी अनुपात में वो बनता है। समांगी मिश्रण, जिस मिश्रण के किसी भी भाग का संगठन किसी भी दूसरे भाग के संगठन के समान हो उसे समांगी मिश्रण कहा जाता है। समांगी मिश्रण को विलयन भी कहते हैं। अभी हमने बताया, जैसे नमक व जल का अगर हम मिश्रण कर दें, फिर उसमें से चाहे उसको कई पार्ट में बांट के देखें, तो हर पार्ट का जो है जब उसको घोल लें, तो चाहे उसको लोटे में रखें, फिर उसको चम्मच में थोड़ा सा लें, फिर लोटे से लें, तो सारे का गुण एक समान होगा। विषमांगी मिश्रण में देखिए, जिस मिश्रण के विभिन्न भागों का संगठन एक दूसरे से भिन्न होता है उसे विषमांगी मिश्रण कहते हैं। जैसे नमक और चीनी का मिश्रण है,
उसको मिलाएंगे आप, तो चीनी कहीं ज़्यादा भी हो सकती है, कहीं नमक ज़्यादा हो सकता है, ठीक है। जल और तेल का मिश्रण भी इसी प्रकार से विस्मांगी है। समांगी व विस्मांगी मिश्रण में अंतर एक होता है, उसको ध्यान रखिए क्या होता है। समांगी मिश्रण के विभिन्न अवयव के पृथक रूप से नहीं देखा जा सकता है, मतलब उसको अलग करके आप नहीं दे सकते हैं, जबकि विस्मांगी मिश्रण के विभिन्न अवयवों को पृथक रूप से देखा जा सकता है। जैसे नमक और चीनी का मिश्रण किए, दोनों अलग अलग दिखेंगे, लेकिन अब चीनी और पानी एक समांगी मिश्रण है, उसको घोल दिए तो दोनों अलग अलग नहीं दिखेंगी, यही होता है। आइए देखते हैं विलयन। दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को विलयन कहते हैं। विलायक क्या होता है? विलयन में जो अवयव सबसे अधिक मात्रा में होता है उसे विलायक कहते हैं, और विलयन में जो अवयव कम मात्रा में हो उसे विलेय बोलते हैं, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखेंगे आप लोग। आगे बढ़ते हैं। विलयन द्रव की ठोस, द्रव और गैस किसी भी अवस्था में हो सकती है। सामान्यतः लोगों के दिमाग में एक चीज़ बन चुका है कि विलयन हमेशा द्रव अवस्था में ही होती है। विलयन के 9 प्रकार होते हैं, इसको ध्यान रखिएगा। ठोस का ठोस में विलयन, देखिए यहाँ पे ऊपर एक चार्ट बना हुआ है, इसको पहले देखिए। विलयन का नाम है विलायक, विलेय और उदाहरण है। ठोस का ठोस में तो विलायक ठोस होगा, विलेय भी ठोस होगा, पीतल और कांसा इसके एग्जाम्पल हैं। द्रव का ठोस में तो यहाँ पे विलायक ठोस होगा और विलेय द्रव होगा, तो इसका जैली एग्जाम्पल है। गैस का ठोस में द्रव घुसा रहेगा, तो ठोस विलायक और गैस जो है विलेय होगा। हाइड्रोजन गैस व पेंडियम धातु का मिश्रण इसका एक एग्जाम्पल है, ठीक है, इसका एक एग्जाम्पल है। आगे बढ़ते हैं। ठोस का द्रव में, आपकी ठोस द्रव में डूबा रहेगा तो विलायक क्या हो जाएगा? द्रव। ठोस में, ठोस उसमें डूबा रहेगा तो चीनी पानी का घोल, वही नमक, ठीक है। द्रव का द्रव में, द्रव यहाँ भी द्रव, विलायक भी, द्रव विलेय भी। मदिरा और जल का विलेय बहुत ही फेमस है, ये जानते ही हैं आप लोग। आगे बढ़ते हैं। गैस का द्रव में गैस घुला रहेगा तो विलायक द्रव हो जाएगा, विलेय क्या होगा? गैस होगा। सोडा वाटर इसका एग्जाम्पल है। ठोस का गैस में तो गैस यहाँ पे विलायक, विलेय ठोस हो जाएगा, धुआं इसका एग्जाम्पल है। द्रव का गैस में तो गैस यहाँ पे विलायक होगा, विलेय आपका द्रव होगा। वायु का जलवाष्प में विलेय सॉरी। गैस का गैस में गैस होगा, किसी भी वायु जो है गैसों का ही मिश्रण है। तो ये हो गया एग्जाम्पल इसके, ठीक है। तो ये हो गए आपके एग्जाम्पल इसके विलयन के, ठीक। इसको आप ध्यान रखेंगे, पूछा भी जाता है। अब आगे बढ़ते हैं। आगे है अपना क्या है? रेडियो एक्टिविता। क्या है? रेडियो एक्टिविता, इसको देखेंगे। इसकी खोज किसने की थी? रेडियो एक्टिविता की खोज हेनरी बेकुरल ने की थी, बहुत बार पूछा गया है। यूरेनियम या उसके यौगिक फोटोग्राफिक प्लेट को क्या कर रहे थे? काला कर रहे थे। इन्हीं किरणों को, जो रेडियोएक्टिव किरणें होती हैं, उनको बेकुरल किरणें भी कहा जाता है, ठीक है। अब देखिए इसके बारे में थोड़ा सा, इसके इतिहास के बारे में देख लेते हैं। इसका इतिहास है 1898 ईस्वी में मैडम क्यूरी तथा स्मिथ ने भी थोरियम में इस गुण को पाया था। अब देख लीजिए इसका जो है रेडियोएक्टिविता किसे कहते हैं। वह तत्व जो प्रकृति में स्वतः विघटित होते रहते हैं रेडियोएक्टिव तत्व कहलाते हैं। इनके निकलने वाले किरणें रेडियोएक्टिव किरणें तथा यह गुण रेडियोएक्टिविता कहलाता है। कुछ पदार्थ होते हैं जो स्वतः ही विघटित होते रहते हैं, एक किरण निकालते रहते हैं, ठीक है, वही कहलाते हैं रेडियोएक्टिव पदार्थ। अब इसका कुछ और चीज़ें हैं जो कि बहुत ही जाननी जरूरी हैं। 1902 ईस्वी में मैडम क्यूरी व उनके पति पी क्यूरी ने पिच ब्लेंड से एक नए तत्व रेडियम की खोज की, ठीक है, जो कि 92 यूरेनियम से 30 गुना अधिक रेडियोएक्टिव था, ठीक है। यूरेनियम से रेडियम जो है 30 गुना रेडियोएक्टिविता का गुण रखता है। इस परमाणु क्रमांक 83 से अधिक होने पर तत्वों में यह गुण पाया जाने लगता है। अर्थात परमाणु क्रमांक 83 से जितने भी अधिक तत्व हैं वो उनके जो है रेडियोएक्टिविता गुण पाया जाता है। कुछ है जैसे परमाणु बल सिद्धांत हिदेकी इकावा ने दी थी, एस.एन. बोस ने बोसान कण के बारे में बताया, जी.सी. बोस, जगदीश चंद्र बोस ने कैस्कोग्राफ के बारे में बताया है। परमाणु हथियार में हम यूरेनियम प्लूटोनियम का प्रयोग करते हैं,
ठीक है। अब देख लीजिए रेडियो एक्टिव किरणें कितने प्रकार की होती है, 3 प्रकार की होती हैं, अल्फ़ा बीटा गामा। ठीक है, इसको हमने एक चार्ट के रूप में बता दिया जिससे आपको पढ़ने में आसानी हो और आप चीज़ों को अच्छे से सीख सकें। देखिए अल्फ़ा कण जो होता है हीलियम के नाभिक होते हैं, धनावेशित कण होता है, आवेश +2 होता है, द्रव्यमान 4 mu होता है। बीटा कण इलेक्ट्रॉन होते हैं, ऋण आवेशित होता है, आवेश -1 पाया जाता है, द्रव्यमान 1/1837 होता है। गामा किरण विद्युत चुंबकीय विकिरण है, कोई आवेश नहीं पाया जाता, द्रव्यमान भी 0 होता है। तरंग दैर्ध्य इसका 10⁸ से 10⁻10 सेंटीमीटर होता है। बेग में आएंगे तो अल्फा कण का बेग 1/10 होता है प्रकाश के बेग का 9/10 बीटा का होता है और गामा का प्रकाश के बेग के बराबर ही होता है। वेधन क्षमता जो है सबसे ज़्यादा आपकी गामा किरण की होती है, बीटा तथा गामा से कम होती है अल्फा की, बीटा की अल्फा से ज़्यादा तथा गामा से कम होती है, अल्फा बीटा तथा सबसे ज़्यादा गामा किरण की होती है। गैसों को आयनित करने की क्षमता सबसे ज़्यादा अल्फा कण की होती है, उससे कम जो है बीटा की होती है और सबसे कम जो होती है गामा किरण की होती है। विद्युत चुंबकीय क्षेत्र में विचलन, तो ये नॉर्थ की अर्थात बीटा अल्फा कण जो है उत्तर की तरफ आएगी और ये जो है दक्षिण की तरफ, ये सीधा चला जाती है गामा किरण। फोटो इलेक्ट्रिक प्रभाव पर तीनों जो है काला करती हैं, जिंक सल्फाइड पर तीनों जो है चमक उत्पन्न करती हैं। ठीक है, अब देखिए द्रव्यमान, ये चार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार परीक्षाओं में यहाँ से प्रश्न आपसे डायरेक्टली पूछे गए। द्रव्यमान जो है सबसे ज़्यादा अल्फा का होता है, फिर बीटा का होता है, सबसे कम गामा का होता है। बेग सबसे ज़्यादा किसका होगा, गामा का होगा। वेदन क्षमता सबसे ज़्यादा गामा की होगी। गैसों को आयनित सबसे ज़्यादा कौन करेगा, तो अल्फा करेगा। ठीक है, अब देख लीजिए कुछ हैं रेडियोएक्टिव समस्थानिक तथा उसके अनुप्रयोग, ये चीज़ ध्यान रखिए। चलिए देखते हैं, इसमें कुछ हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जितना लिखा हुआ है उससे ज़्यादा नहीं है। यहीं से आपको प्रश्न अगर आएंगे, यहाँ से प्रश्न बनेगा तो यहीं से बनेगा। ठीक है, एक्स्ट्रा चीज़ें आपसे नहीं पूछी जाएंगी। कोबाल्ट 60 का प्रयोग कैंसर की रेडियोएक्टिव चिकित्सा हेतु किया जाता है, रक्त कैंसर में भी इसका प्रयोग किया जाता है। कोबाल्ट 60 धातु की भीतरी दीवारें तथा मोटाई नापने में भी इसका प्रयोग किया जाता है। फास्फोरस 32 का उपयोग रक्त कैंसर के उपचार में भी होता है। आयोडीन को पता है थायराइड कैंसर या थायराइड की अन्य बीमारियों में होता है। सोडियम 24 खून प्रभाव से संबंधित बीमारियों का उपचार करने में। थैलियम 201 दिल की बीमारियों की पहचान करने में। आयोडीन 59 जिगर की तिल्ली के उपापचय का अध्ययन करने में। फ्लोरीन 18 कैंसर कोशिकाओं की पहचान करने में इसका उपयोग किया जाता है। आगे बढ़ते हैं, फास्फोरस 32, सल्फर 35, कैल्शियम 45, कोबाल्ट 60 किसी क्षेत्र में फसल वृद्धि, खाद कीटनाशक और खाद्य पदार्थ का संरक्षण में। यूरेनियम 238 बहुत इंपॉर्टेंट है, पृथ्वी की आयु, पत्थर व खनिज की आयु ज्ञात करने में। कार्बन 14 लकड़ी व कार्बनिक जीवाश्म की आयु ज्ञात करने में। आर्सेनिक 74 ट्यूमर उपचार में। वार्षिक वलय पेड़ों की आयु ज्ञात करने में। स्ट्रांसियम मेगास्थेटिक अस्थि कैंसर में इसका उपयोग किया जाता है, तो इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए अब देखते हैं भौतिक तथा रासायनिक परिवर्तन। भौतिक तथा रासायनिक परिवर्तन, बस इसमें एक चीज़ ध्यान रखिएगा, ऐसा परिवर्तन जो एक बार हो जाए उसको पुनः वापस नहीं किया जा सकता है, उसे जो है रासायनिक परिवर्तन, और जो पुनः वापस आ जाए उसे भौतिक परिवर्तन कहते हैं। चलिए क्या लिखा है इसको देख लेते हैं। किसी पदार्थ में होने वाला ऐसा परिवर्तन जिसमें पदार्थ के भौतिक गुण में परिवर्तन होता है लेकिन रासायनिक गुण समान बने रहते हैं, उसे भौतिक परिवर्तन कहते हैं। भौतिक गुण क्या क्या होते हैं, पदार्थ के आकार, माप, साइज, अवस्था आदि को ही भौतिक परिवर्तन कहते हैं। भौतिक गुण में परिवर्तन हो सकता है लेकिन रासायनिक गुण में परिवर्तन ना हो तब भौतिक परिवर्तन होता है। ये चीज़ें थोड़ा आपको टिपिकल लग रही हैं, जैसा हमने बताया कि अगर एक बार वो पदार्थ बन जाए, जैसे दूध से दही बन गया, अब दही से दूध नहीं बन सकता तो रासायनिक परिवर्तन है। लेकिन अभी हम बर्फ़ को गर्म किए, वो द्रव में बदल गया, मतलब जल बन गया, लेकिन अब जल को हम किस में बदल सकते हैं, जल को हम फिर बर्फ़ बना सकते हैं, तो भौतिक परिवर्तन होगा। ठीक है, इसका एग्जाम्पल भौतिक परिवर्तन क्या क्या है, पानी का बर्फ़ बनना, कांच का टूटना, शक्कर का पानी में घुलना, प्लेटिनम तार का गर्म होना, ये सब भौतिक परिवर्तन है। रासायनिक परिवर्तन किसी पदार्थ में होने वाला वह परिवर्तन जिसमें कोई नया पदार्थ बनता है जो मूल पदार्थ के भौतिक और रासायनिक गुणों से पूर्णतः भिन्न हो, उसे रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। जैसे लोहे पर जंग लगना,
दूध से दही बनना, प्लेटिनम तार का जलना। ठीक है, मोम का जलना भौतिक और रासायनिक दोनों परिवर्तन है, इसको ध्यान रखेंगे। चलिए अब देख लेते हैं, ये तो हो गया द्रव। अब हम आते हैं धातु अधातु, ठीक है, और उपधातु पे। धातु धातु आप जानते हैं जिसमें धात्विक चमक होती है, जिसमें तन्यता का गुण पाया जाता है, आघातवर्धनता का गुण पाया जाता है, ये सब चीज़ें धातु कहलाती हैं। देखिए इसमें कुछ महत्वपूर्ण है। गैलियम व सीजियम के गलनांक बहुत कम होते हैं। ठीक है, सामान्यतः धातु के गलनांक बहुत अधिक होते हैं, लेकिन सीजियम और ये गैलियम के जो है गलनांक बहुत कम होते हैं। क्षारीय धातु क्या है? क्षारीय धातु लिथियम, सोडियम और पोटेशियम बहुत मुलायम होते हैं, इन्हें चाकू से आसानी से काटा जा सकता है। लेड, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड जल से विद्युत भी अभिक्रिया नहीं करती हैं। ये है विद्युत इलेक्ट्रिक कंडक्टिव विद्युत चालकता के आधार पर सबसे ज़्यादा चांदी का होता है, फिर तांबा का होता है, सोना का होता है, एल्युमिनियम का होता है। ध्यान रखिएगा, यह यूपीपीसीएस की परीक्षाओं में भी पूछा जा चुका है। धातु जो है अम्ल से क्रिया करके लवण व जो है हाइड्रोजन को मुक्त करती है। ठीक है, गैलियम और सीजियम के गलनांक कम होते हैं, जैसा कि पहले भी बताया जा चुका है। सोना चांदी से बहुत अधिक आघातपूर्णता का गुण पाया जाता है, सोना चांदी से ज़्यादा आघातपूर्ण होता है। तन्यता भी सोना में सर्वाधिक पाया जाता है। कहने का मतलब देखें कि सोने का आघातवर्धनता और तन्यता सारे धातुओं में सर्वाधिक पाई जाती है। ये जो हम देख ही चुके हैं। अब आते हैं अधातु पे। अधातु ये क्या होती हैं? अधातुएं विद्युत का आचालक होती हैं, विद्युत कुचालक या आचालक होती हैं। समुद्री जल में MgBr के रूप में ब्रोमीन पाया जाता है। ब्रोमीन जो कि एक क्या है? अधातु है। कैसी अधातु है? द्रव अधातु है। ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट, एकमात्र ऐसी अधातु है जो द्रव अवस्था में पाई जाती है। आयोडीन एक ऐसा अधातु है जो कि चमकीला होता है। सामान्यतः अधातुओं में चमक का गुण नहीं पाया जाता है। हीरा कार्बन का एक प्रारूप होता है जो सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ है, गलनांक उच्च होता है इसका। ग्रेफाइट कार्बन का एक अपर रूप है जो विद्युत का क्या होता है? सुचालक होता है। वैसे अधातु में विद्युत की कुचालक होती हैं। अभ्रक में क्या होता है? या विद्युत का कुचालक जबकि ऊष्मा का सुचालक होता है। बहुत इंपॉर्टेंट, कई बार परीक्षाओं में ये चीज़ पूछा गया है। ठीक है, अब आते हैं कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं जो है होता है। एक पूछा जाता है अम्लराज क्या होता है, या रॉयल जेल या एक्वारेजिया, इसका 3 नाम है, तीनों ध्यान रखेंगे। 3 भाग HCl 1 भाग HNO3 का ताज़ा मिश्रण सोने को गलाने को काम आता है, इसे एक्वारेजिया बोलते हैं। अब देखिए तत्वों का अपक्रिया करने का क्रम क्या है, इसको ध्यान रखेंगे। सबसे ज़्यादा पोटेशियम, फिर सोडियम, कैल्शियम का, उसके बाद मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, फेरस, उसके बाद Pb लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, Hg पारा, Ag चांदी, प्लेटिनम, और सबसे कम जो है पाया जाता है उसमें आपके किसमें पाया जाता है सबसे कम? तो Au मतलब होता है गोल्ड। ठीक है, आता है पृथ्वी पर पाए जाने वाले तत्वों का परसेंटेज क्या है। कभी कभी यहाँ से भी प्रश्न पूछ लेता है, तो इसको हम लोग ध्यान रखते हैं। ऑक्सीजन सबसे ज़्यादा पाया जाता है, कितना? 46.71। सिलिकॉन उसके बाद पाया जाता है। अगर धातु में सबसे ज़्यादा पूछा जाए तो एल्युमिनियम पाया जाता है, फिर फेरस, कैल्शियम, सोडियम, पोटेशियम, और सबसे कम मैग्नीशियम 2.08 पाया जाता है, और अन्य धातुएं भी इसमें पाई जाती हैं। अब आज ये मानव शरीर में तत्वों की कौन कौन सी मात्रा और कितना पाया जाता है। ठीक है, तत्व में सबसे ज़्यादा आपका ऑक्सीजन पाया जाता है, फिर कार्बन, फिर हाइड्रोजन। ये इतना अगर आप जोड़ लें तो 65, 10, 75, 8, 83, 10, 93%, तो यही तीनों पाई जाती हैं। फिर आपका सोडियम, कैल्शियम, सल्फर, ठीक है, फिर उसके बाद कौन सा पाया जाता है? सोडियम, कैल्शियम और फास्फोरस इसके बाद प्रमुख मात्रा में पाई जाती हैं। इन तीनों को आप लोग ज़्यादा ध्यान रखेंगे, कौन कौन सबसे ज़्यादा पाई जाती हैं, तीनों का क्रम पूछा जा सकता है। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। उपधातु वह तत्व जिनमें धातु और अधातु दोनों के गुण पाए जाते हैं उसे उपधातु कहते हैं। उपधातुओं की संख्या 7 होती है। कौन कौन है? ब्रोमीन है, सिलिकॉन है, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, टेलेनियम और पोलेनियम। ठीक है, अब कुछ इससे जो रिलेटेड चीज़ें इंपॉर्टेंट है उसको हम देख लेते हैं। ब्रोमीन, इसका परमाणु क्रमांक 5 होता है। बी होता है बोरिक एसिड, एंटीसेप्टिक बनाने में, कांच उद्योग में
ठीक है। बोरेक्स बीड बनाने में, अकार्बनिक बेंजीन बनाने में, अकार्बनिक ग्रेफाइट के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। अब देखते हैं सिलिकॉन। सिलिकॉन वैली किसे कहते हैं? तो कर्नाटक को कहते हैं, कर्नाटक के बंगलुरु को कहते हैं। अधातु के रूप में तापमान सक्रियता बढ़ती है, सोलर पैनल में इसका प्रयोग किया जाता है। जर्मेनियम ट्रांजिस्टर बनाने में, सोलर सेल में, फोटो इलेक्ट्रिक सेल बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है। आर्सेनिक कंप्यूटर चिप बनाने में, परंतु अब जो है गैलियम ऑक्साइड का प्रयोग किया जाता है, फिर भी अभी इसका प्रयोग होता है। एंटीमनी DSLI की तिल्ली बनाने में। टेलेनियम बहुत विषैला पदार्थ है, ठीक है। पोलोनियम बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पोलोनियम प्रथम मानव निर्मित एक तत्व है। सर्वाधिक समस्थानिक 27 पाए जाते हैं, खोज मैडम क्यूरी द्वारा की गई है। पोलोनियम जो है PO84 इसका प्रमाण क्रमांक होता है। मिश्र धातु देखते हैं। दो या दो से अधिक धातुओं व अधातुओं का समांगी मिश्रण मिश्र धातु कहलाता है। जिस मिश्र धातु में एक अवयव पारा हो उसको क्या बोलते हैं? उसको अमलगम बोलते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार परीक्षा में पूछा गया, ध्यान रखेंगे। गार्नेट का उपयोग आभूषण बनाने में होता है। अब देख लेते हैं, यहाँ पे एक चार्ट के रूप में आपको बताने की कोशिश की गई है मिश्र धातु, अवयव और उसका उपयोग, ठीक है। तो पीतल देख लेते हैं। पीतल कॉपर जो है 70%, जिंक 30% पाया जाता है। बर्तन तार बनाने में, मशीनों में, कारतूस बनाने में। डच मेटल कॉपर 80%, जिंक 20%, आर्टिफिशियल आभूषण बनाने में। मुंज मेटल कॉपर 60%, जिंक 40%, बर्तन आदि बनाने में। मोनल मेटल कॉपर 70%, निकिल यहाँ पर पाया जाता है 30%। मूर्तियाँ बनाने में, धातु प्रतिरोध कंटेनर बनाने में, क्षार प्रतिरोधक और जो है पीतल के बर्तन की मरम्मत करने में। ये चारों आप जो है एक साथ याद करिएगा, एक जैसे हैं, जैसे कॉपर और जिंक यहाँ पे भी पाया जाता है, कॉपर जिंक यहाँ, कॉपर जिंक यहाँ पे कॉपर और निकिल पाया जा रहा है, बस इसको ध्यान रखेंगे, चारों जैसे हैं, एक साथ याद करिएगा। फिर आगे बढ़ते हैं, आता है कांसा। कांसा में जो है आप देखेंगे तो कॉपर 90%, SN 10% पाया जाता है, ठीक है। कहीं कहीं 88 और 12 भी आपको देखने को मिल सकता है, SN को टिन बोलते हैं। मूर्तियाँ जो है बर्तन बनाने में, बेल मेटल कॉपर 80%, SN 20%। मूर्तियों के घंटे आदि बनाने में, बेल मेटल का मतलब ही होता है घंटी। देखिए इन दोनों को आप एक साथ याद रखिएगा, जो ऊपर वाले। आप देखते हैं रोल गोल्ड, कॉपर जो है 90%, एल्युमिनियम 10%, आर्टिफिशियल ज्वेलरी बनाने में कई बार पूछा गया है। जर्मन सिल्वर बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे सिल्वर आ रहा है नाम में, लेकिन इसमें AG पाई नहीं जाती, ये चीज़ ध्यान रखने वाली है। कॉपर जो है 60%, जिंक 20%, निकल 20%, जेवर बर्तन व मूर्तियाँ बनाने में। गन मेटल ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कॉपर 88%, SN जो है 10% और जिंक 2%। मशीन के पुर्जे और बंदूक आदि बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है। गन मेटल से गन से आ रहा बंदूक बनाने में इसका प्रयोग होता है। आता है डेल्टा मेटल, कॉपर 60%, जिंक जो है 38%, फेरस 2% होता है। बेरिंग एरोप्लेन ब्लेड कपाट बनाने में। स्टेनलेस स्टील फेरस 75%, क्रोमियम 15%, मैग्नीज या निकल 10%, कार्बन जो है 0.5 से 0.1 से 5%, 0.5% पाया जाता है। मोटरसाइकिल बनाने में, बर्तन ब्लेड आदि बनाने में, शल्य चिकित्सा के औजार बनाने में। निकल स्टील स्टेनलेस स्टील से मिलता जुलता निकल स्टील है। फेरस यहाँ पे 50%, निकल 5% पाया जाता है। कवच प्रोपेलर सॉफ्ट बनाने में इसका उपयोग किया जाता है, ठीक है, इसका उपयोग किया जाता है। अब आगे बढ़ते हैं, नाइक्रोम, ठीक है। नाइक्रोम निकिल, कॉपर, मैग्नीज और फेरस, इसका बस को याद रखिएगा, बहुत बार पूछा जाता है। और इसमें मुख्यतः जो है निकिल और क्रोमियम ही पाए जाते हैं। अगर कहीं पे मैग्नीज और फेरस ना देखने को मिले तो घबराइएगा मत, ठीक है, ठीक है। हीटर, तार, प्रेस, गीजर आदि बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। सोल्डर, टाबा, PB 50%, NaN 50%, सीसा या टिन का मिश्रण है, इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरणों को जोड़ने में इसका प्रयोग किया जाता है। गैलियम बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये एरोप्लेन की बॉडी बनाने में भी इसका उपयोग किया जाता है। एल्युमिनियम 95, मैग्नीज 5%, डोरेलियम एल्युमिनियम 64%, कॉपर 3%, मैग्नीज या मैग्नीशियम दोनों 23% पाए जाते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका जो है मिश्र धातु। यहाँ से एक प्रश्न आने की प्रबल संभावना रहती है। और उपधातु ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यौगिक हमने आपको पढ़ा ही दिया है, ठीक है। मिश्रण के बारे में भी चर्चा हो गई है।
विलयन के बारे में हमने बता दिया, दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण आपका क्या कहलाता है, विलयन कहलाता है। ये आप जान ही गए। मिश्र धातु के बारे में हमने बता दिया, ठोस विलयन समांगी मिश्रण है, जबकि गैस वायु जो है उपलब्ध है इसका मिश्र धातुओं में। ठीक है, अब देखते हैं विलयन आपने पढ़ लिया, विलायक पढ़ लिया, ये सब चीज़ें आपको जानने की ज़रूरत नहीं है। एक टिंडल प्रभाव होता है, किस किस में पाया जाता है टिंडल प्रभाव, कॉपर सल्फेट टिंडल प्रभाव पर आधारित है या नहीं, तो नहीं आधारित है। टिंडल प्रभाव आपको दूध में देखने को मिलता है। ठीक है, दूध में टिंडल प्रभाव क्या होता है कि जब उसमें प्रकाश की वो डाली जाती है किरण, तो वह पथ चमकदार हो जाता है, उसको टिंडल प्रभाव बोलते हैं। अब देखते हैं अणु व परमाणु क्या होता है। देखिए, हम आपको बता देते हैं अणु और परमाणु के बारे में। परमाणु तत्व का वह सूक्ष्मतम कण है, ठीक है, जो कि स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता है, जबकि अणु जो है स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है। अणु परमाणु से मिलकर ही बने होते हैं। अब इसके बारे में देख लेते हैं। परमाणु के बारे में कुछ लोगों ने अपने बताया है। जॉन डाल्टन 1808 ईस्वी में इन्हें आधुनिक परमाणु सिद्धांत का जनक माना जाता है। सर्वप्रथम जॉन डाल्टन ने सर्वप्रथम बताया कि परमाणु शब्द का इन्होंने सर्वप्रथम क्या किया, प्रयोग किया है। जॉन डाल्टन के परमाणु सिद्धांत हैं क्या क्या है, देख लीजिए। सभी द्रव परमाणुओं से मिलकर बना है, बिल्कुल। परमाणु एक अविभाज्य कण है जिसे किसी रासायनिक प्रक्रिया द्वारा तोड़ा नहीं जा सकता है, इन्होंने पहले बताया था, लेकिन अब की स्थिति क्या है, परमाणु विभाज्य है। किसी तत्व के सभी परमाणु द्रव्यमान व रासायनिक गुण समान होते हैं, बिल्कुल। किसी तत्व के सभी परमाणु के, बिल्कुल सही बात है। विभिन्न पदार्थ के परमाणु क्रमांक और परमाणु द्रव्यमान अलग अलग होंगे, बिल्कुल होंगे। परमाणु स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकते हैं, बिल्कुल सही बात है। परमाणु का वह तत्व, परमाणु तत्व का सबसे छोटा भाग है जो रासायनिक क्रिया में भाग ले सकता है, परंतु इसे तोड़ा नहीं जा सकता है। परमाणु त्रिज्या परमाणु क्रमांक बढ़ने पर बढ़ती है, बिल्कुल सही बात है। परमाणु को STM स्कैनिंग टनलिंग माइक्रोस्कोप से देखा जा सकता है, ठीक है। परमाणु की त्रिज्या को हम नैनोमीटर में नापते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। 1 नैनोमीटर व 10⁹ मीटर, ठीक है। हाइड्रोजन का परमाणु सबसे छोटा होता है, नाभिक की त्रिज्या 10⁻12 सेंटीमीटर, जबकि परमाणु की त्रिज्या 10⁻8 सेंटीमीटर होती है। ये चीज़ भी आप लोग याद रखिएगा। हाइड्रोजन का परमाणु ये सब क्या है, द्रव्यमान है, ठीक है। परमाणु का आयतन नाभिक का आयतन, परमाणु का आयतन नाभिक के आयतन जो है 10⁻12 गुना होता है। नाभिक के आयतन का जो है परमाणु का आयतन 10⁻12 गुना होता है, ठीक है। देखिए, अणु वही चीज़ जो हमने बताया, 2 या 2 से अधिक परमाणुओं का समूह अणु होता है। अणु स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है, परंतु रासायनिक अपक्रिया में भाग नहीं ले सकता, जबकि परमाणु जो है स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता, लेकिन रासायनिक अपक्रिया में भाग लेता है। अणु के एग्जाम्पल O2, O3, जल, ठीक है। अणुओं के बीच अंतराण्विक बल पाया जाता है। आगे बढ़िए। अब आता है परमाणु की संरचना। परमाणु की संरचना में देखिए, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन के बारे में आपको पढ़ना है। इलेक्ट्रॉन नाभिक के बाहर चक्कर लगाते हैं, खोज जे थॉमसन ने की। ऋण आवेश पाया जाता है कितना, 1.6 × 10⁻19 कूलाम होता है। द्रव्यमान 9.109 × 10⁻31 kg किलोग्राम में होता है। अगर ग्राम में पूछेगा तो कितना हो जाएगा, ग्राम में हो जाएगा 10⁻28, ठीक है। इसको ध्यान रखेंगे। अब आता है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो है मूल अस्थायी कण हैं, ठीक है, मूल कण हैं। अब देखिए, अस्थायी मूल कण में प्रोटॉन आता है। प्रोटॉन की खोज अगर पूछेगा तो भैया आप क्या बताएंगे, गोल्डस्टीन ने किया था। कैनाल रेंज जिसे भी कहते हैं, रदरफोर्ड ने क्या किया था, इसका प्रोटॉन नाम दिया था। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। हम लोग बचपन से पढ़ते आए हैं, प्रोटॉन की खोज रदरफोर्ड ने की, गलत है। द्रव्यमान 1.6726 10⁻27 किलोग्राम होता है। ये UPSSC में पहले भी पूछा जा चुका है। आवेश प्लस में होता है 1.6 × 10⁻19 कूलाम। देखिए, हमने यहाँ फिर लिखा हुआ है, खोज जिसकी गोल्डस्टीन ने की, नाम रदरफोर्ड ने दिया है। परमाणु नाभिक की भी खोज किसने की है, रदरफोर्ड ने की है, यहीं पे ध्यान रखिए। आगे बढ़ते हैं। न्यूट्रॉन क्या है, अस्थायी मूल कण तो है, लेकिन कैसा है, अस्थायी है।
न्यूट्रॉन की खोज चैडविक ने की थी 1932 ईस्वी में। यह एक अस्थायी मूल कण है। आवेश इस पर नहीं पाया जाता है। जीवन काल 17 मिनट पे होता है। नाभिकीय विखंडन में इसका प्रयोग होता है। ठीक है, नाभिकीय विखंडन में इसका क्या होगा, प्रयोग होता है। और इसका द्रव्यमान 1.6750 10⁻27 किलोग्राम होता है। 3 न्यूट्रॉन बाहर होते हैं। ठीक है, आगे बढ़िए। थॉमसन का परमाणु मॉडल। थॉमसन ने बताया कि जिस प्रकार जो है तरबूज में बीज धसे रहते हैं, उसी प्रकार परमाणु जो धनावेश होता है उसमें बीज इलेक्ट्रॉन जो है उसमें धसे रहते हैं। ऋणात्मक धनावेशवत आवेश परिणाम में समान होते हैं, परंतु विद्युत रूप से उदासीन होता है परमाणु। मतलब उनके कहने का मतलब ये है कि जितना धनावेश होता है उतना ऋणावेश होता है और परमाणु विद्युत उदासीन होता है। रदरफोर्ड का मॉडल। रदरफोर्ड का मॉडल ये थॉमसन का है। रदरफोर्ड ने क्या किया, सोने की पन्नी ली, उस पर जो है अल्फा कणों की बमबारी की। अल्फा कण कैसा होता है, धनात्मक होता है। इसके पहले हम लोग पढ़ चुके हैं। परमाणु का अधिकांश भाग क्या होता है, खाली होता है। 12,000 कणों में से केवल 1 कण वापस लौट किया जाता है, अर्थात परमाणु में धनावेशित भाग बहुत कम होता है। परमाणु का धनावेशित भाग बहुत कम आयतन में पाया जाता है। परमाणु की त्रिज्या नाभिक की त्रिज्या की 10⁵5 गुनी होती है। इसको ध्यान रखेंगे। परमाणु का केंद्र धनावेशित होता है। धनावेशित भाग नाभिक कहलाता है। परमाणु का लगभग संपूर्ण भाग नाभिक में ही केंद्रित रहता है। इलेक्ट्रॉन जो है नाभिक के चारों ओर क्या कहते हैं, घूमते रहते हैं। रदरफोर्ड की कमियां। इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर निश्चित कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं। ये नहीं स्पष्ट कर पाए कि ये चक्कर क्यों लगाते हैं। मतलब कोई चीज़ अगर चक्कर लगाएगी तो उसका एक समय आएगा कि वो रुक जाएगी ना, लेकिन इस चीज़ को उन्होंने पूर्ण जो है व्याख्या नहीं कर पाई। बोर का परमाणु मॉडल। इलेक्ट्रॉन कुछ ही निश्चित कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं। इलेक्ट्रॉन जब इस निश्चित कक्षा में चक्कर लगाते हैं तो उनकी ऊर्जा का ह्रास नहीं होता है, इसे ऊर्जा स्तर कहते हैं। बोर ने उसको कमियों को दूर किया। बोर का जो है प्रमुख कुछ पुस्तकें हैं। एटॉमिक थ्योरी, द थ्योरी ऑफ स्पेक्ट्रा एंड एटॉमिक कॉन्स्टिट्यूशन, द डिस्क्रिप्शन ऑफ नेचर। ठीक है, ये है इनका प्रमुख पुस्तकें। इलेक्ट्रॉन का वितरण आप देख लीजिए कैसे होता है। ये होता है KLMN। के का मतलब सबसे बाहरी, फिर उसके बाद उसके M, फिर N। ठीक है, ये होता है। और उसमें परमाणु की संख्या 2n² के रूप में होती है। 2n², जहाँ n जो है उस कक्षा का पहली कक्षा के लिए 1, दूसरी कक्षा के लिए 2, ऐसे होगा। किसी कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2n² होती है। सबसे बाहरी कोष में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या 8 हो सकती है। ठीक है, परमाणु की कक्षा में इलेक्ट्रॉन तब तक नई कक्षा में नहीं प्रवेश करेगा जबकि जो है 2n² के रूप में पूरी ना हो जाए। इलेक्ट्रॉन का अष्टक बनाने के लिए जितने इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है उसे उसकी संयोजकता कहते हैं। इसको ध्यान रखिएगा। अब आता है फास्फोरस की संयोजकता पूछी जाती है। इसकी संयोजकता कभी कभी 3 भी दिखाता है, कभी कभी 5 भी दिखाता है। नाइट्रोजन की संयोजकता 3 होती है। अब ध्यान रखेंगे परमाणु क्रमांक। परमाणु क्रमांक के बारे में हम देखते हैं। परमाणु क्रमांक को Z से दिखाते हैं। इसको ध्यान रखिएगा, परीक्षा में पूछा गया है। एक परमाणु में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या को क्या कहते हैं, परमाणु संख्या कहते हैं। Z बराबर प्रोटॉनों की संख्या बराबर इलेक्ट्रॉनों की संख्या, लेकिन जब परमाणु जो है किसी से अपक्रिया नहीं किया है। द्रव्यमान संख्या को A से डिनोट करते हैं। नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों की संख्या के योग को द्रव्यमान संख्या कहते हैं। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। अब आता है समस्थानिक। जिस तत्व के परमाणु संख्या समान हो परंतु परमाणु द्रव्यमान भिन्न भिन्न हो उसे समस्थानिक कहते हैं। इसके 3 हैं, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइट्रियम। ये पूछा जाता है। और कार्बन का भी आता है। कार्बन एक 12 होता है, एक 14 होता है। ठीक है, समस्थानिकों का प्रयोग हम पहले भी बता चुके हैं। इसके पहले यहाँ भी देख लीजिए आप। परमाणु ईंधन के रूप में यूरेनियम का प्रयोग होता है। कोबाल्ट के समस्थानिकों का प्रयोग कैंसर के रूप में होता है। आयोडीन के समस्थानिकों का प्रयोग घेघा के रूप में इलाज में किया जाता है। कोबाल्ट 60 ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, कोबाल्ट 60 कैंसर के उपचार में, फास्फोरस 32 का भी उपयोग कैंसर के उपचार में होता। आर्सेनिक 74 ट्यूमर में, आयोडीन थायराइड में। आयोडीन का संबंध जो है थायराइड ग्रंथ से आप कर दीजिएगा। ठीक है, और जो है सोडियम 24 रक्त व्यक्तिक्रम में इसका प्रयोग किया जाता है। ये पूछा जाता है कि क्लोरीन का एवरेज एटॉमिक वेट कितना होता है, तो आप बताएंगे 17.5 होता है। संभारिक, जिस तत्व की परमाणु संख्या बराबर हो
परंतु परमाणु क्रमांक भिन्न हो उसे संभारिक कहते हैं। इसके एग्जाम्पल है कैल्शियम 40, आर्गन 40, लेकिन परमाणु क्रमांक यहाँ देखते हैं कैल्शियम का 20 होता है और आर्गन का 18 होता है, तो ये समस्थानिक संभारिक के एग्जाम्पल हो जाएंगे। परमाणु बम बनाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो यूरेनियम 235 और प्लूटोनियम 239 का प्रयोग किया जाता है। कैथोड को ऋण आवेश बोलते हैं, एनोड के प्लस बोलते हैं। एनायन माइनस होता है, कैटायन जो है प्लस होता है, इसको ध्यान रखेंगे। कई बार ये टर्म आपको देखने को मिलता है कि क्या कैथोड किरण कौन सा होगा, कैथोड रेज क्या होती है, धनात्मक होगी ऋणात्मक, एनोड रेज क्या होती है, कैटायन क्या होता है, एनायन क्या होता है, तो हम लोग कन्फ्यूज रहते हैं, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। अब आता है एक नया टॉपिक, अम्ल क्षार लवण। तो देखते हैं कि अम्ल जिस पदार्थ का स्वाद क्या होता है, खट्टा होता है, इसकी प्रकृति कैसी होती है? अम्लीय होती है। जो हाइड्रोजन प्लस आयन मुक्त करते हैं उन्हें हम अम्ल बोलते हैं। चाहे नींबू, संतरा और टमाटर आदि इसके एग्जाम्पल हैं। अम्लों के गुण देख लीजिए एक बार। जैसा कि आप जानते हैं कि अम्ल क्या होता है, अम्ल स्वाद में खट्टा होता है, विद्युत के सुचालक होते हैं, धातु से अपक्रिया करके ये जो है हाइड्रोजन मुक्त करते हैं, भस्म और क्षार से क्रिया करके लवण व जल बनाते हैं। अम्ल जो है नीले लिटमस पेपर को क्या कर देंगे? लाल कर देते हैं। अम्लों का वर्गीकरण आप देख लीजिए। अम्लों का वर्गीकरण एक ऑक्सी अम्ल होता है, एक हाइड्रा अम्ल होता है। ऑक्सी अम्ल वह अम्ल जिसमें ऑक्सीजन और हाइड्रोजन पाए जाते हैं उसे क्या बोलते हैं? ऑक्सी अम्ल बोलते हैं। जैसे H2SO4, HNO3, HNO2, ठीक है। हाइड्रा अम्ल वह अम्ल जिसमें हाइड्रोजन उपस्थित रहता है उसे हाइड्रा अम्ल बोलते हैं, जैसे HCl, HBr, HF, ठीक है। ये हो गए आपके इसके एग्जाम्पल। अब आते हैं अम्ल और उसके स्रोत, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। एस्टिक अम्ल में क्या पाया जाता है? एस्टिक अम्ल किस में पाया जाता है? सिरका में। पिछली बार पूछा गया था ये पेट 2021 में। लैक्टिक अम्ल दही में। तो यहाँ से अम्ल और क्षार से एक प्रश्न आपको संभवतः देखने को जरूर मिलेगा। एस्टिक अम्ल स्रोत उसका सिरका है, उपयोग विलायक के रूप में एसीटोन बनाने में और जो है खट्टे पदार्थों को बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है। फार्मिक अम्ल बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। फार्मिक अम्ल कहाँ पाया जाता है? चींटी के डंक में पाया जाता है। उपयोग क्या है? जीवाणुनाशी के रूप में, फलों को संरक्षित करने में, चमड़ा उद्योग में, रबड़ के स्कंदन में इसका प्रयोग फार्मिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। साइट्रिक अम्ल स्रोत जो है नींबू, संतरा, साइट्रस फल हैं। धातुओं को साफ करने में, कपड़ा उद्योग में, खाद्य और दवा निर्माण में, दाग धब्बे छुड़ाने में इसका उपयोग साइट्रिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। लैक्टिक अम्ल स्रोत इसका दही होता है, ये भी इम्पोर्टेंट है। अब देख लीजिए जो है NaCl जो है क्या है? एक मजबूत अम्ल और कम मजबूत क्षार का जो है ये क्या है? लवण है। प्रबल क्षार और दुर्बल एसिड जो है लवण, उसका pH जो है 10 होता है। ये परीक्षा में पूछा गया था UPSSC के, ठीक है। ऑक्जेलिक अम्ल बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके स्रोत पूछे जाते हैं। पालक और टमाटर ध्यान रखेंगे। फोटोग्राफी में, कपड़ों पर सफाई व रंगाई में, चमड़े का व्यंजक के रूप में, कपड़ों पर स्याही के धब्बे के हटाने के रूप में। एस्कॉर्बिक एसिड, एस्कॉर्बिक एसिड को विटामिन C भी बोलते हैं। आंवला और सिट्रस इसका प्रयोग है। टारटेरिक पूछा जाता है, कच्चे फल और इमली पाया जाता है। अंगूर में भी पाया जाता है टारटेरिक एसिड, ठीक है। मैलिक एसिड सेब में बहुत इंपॉर्टेंट है। कार्बोनिलिक एसिड सोडा वाटर में पाया जाता है, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए ये एग्जाम के पॉइंट आप भी उसे हैं। ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है टमाटर और पालक में, मैलिक एसिड सेब में पाया जाता है। अब देखते हैं भस्म अम्ल हो गया। अब क्षार या भस्म देखते हैं, जिसको बेस बोलते हैं। स्वाद में कड़वे लगते हैं, स्पर्श करने पर साबुन जैसे। प्रकृति क्षारीय होती है, OH का त्याग करते हैं। धातुओं से अपक्रिया करने पर OH का त्याग करते हैं। गुण इसके होते हैं, लाल लिटमस पेपर को क्या कर देगा? ये नीला कर देते हैं। प्रबल क्षार विद्युत के सुचालक होते हैं। क्षार कार्बनिक पदार्थों को नष्ट करते हैं। अब देख लिए कुछ क्षार हैं, उनके स्रोत क्या क्या हैं। जैसे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड तो चूने का पानी है। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड तो मैग्नीशिया है, जिसको मैग्नीशियम ऑक्साइड को मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी बोलते हैं, ध्यान रखेंगे। अब देख लेते हैं भस्म के प्रकार। एक आता है भस्म के प्रकार, जल में विलेय और अविलेय, ठीक है। जल में विलेय में OH आएगा, जल में जो विलेय होंगे वहाँ पे OH मिलेगा, और जल में अविलेय जो होते हैं उसमें OH नहीं मिलेगा, ठीक है। जल में जो विलेय होते हैं उसको क्षार या अल्कली बोलते हैं, जैसे NaOH, ठीक है। ऐसे बेस जो जल में विलेय हों उन्हें क्षार बोलते हैं। ऐसा जो है भस्म जो जल में विलेय हो उसको क्षार बोलते हैं, ठीक है।
सभी क्षार भस्म होते हैं लेकिन सभी भस्म जो है क्षार नहीं होते, इसको ध्यान रखेंगे आप लोग। जल में आविलेय अम्लों के साथ क्रिया करने लवण व जल का त्याग करते हैं। एक तो जल में विलय होते हैं, एक नहीं होते हैं, तो अम्ल से क्रिया करके लवण व जल होते हैं। ठीक है, NaOAl2,3FeO। भस्म और क्षार का क्या उपयोग है, इसको ध्यान रखिएगा, पूछा जाता है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग पूछ लेगा आपका कहाँ किया जाता है, तो आप बताएंगे घरों में चूना करने में, ब्लीचिंग पाउडर बनाने में, जल को मृदुल करने में, मिट्टी की अम्लता को दूर करने में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का प्रयोग किया जाता है। अब आता है कास्टिक सोडा। कास्टिक सोडा साबुन बनाने में, पेट्रोलियम को शुद्ध करने में, कपड़ा एवं कागज़ साफ करने में, जो दवा निर्माण में, घर व जो है कारखानों की सफाई करने में इसका प्रयोग किया जाता है। अब आता है कास्टिक सोडा था, ये कास्टिक पोटास है। कास्टिक पोटास नहाने वाला साबुन बनाने में, कार्बन डाइऑक्साइड व सल्फर डाइऑक्साइड को अशोधित करने में, प्रयोगशाला में। ठीक है, अब आता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड गारे के रूप में, ब्लीचिंग पाउडर में, कास्टिक सोडा में। ठीक है, लवण अम्ल क्षार हो गया। अब लवण के बारे में देख लेते हैं। लवण अम्ल व क्षार की प्रक्रिया से जल के अलावा जो एक और पदार्थ बनता है उसको लवण कहते हैं। ध्यान रखेंगे, अम्ल क्षार बनेगा और उसमें जो है एक पदार्थ बनता है और जल बनता है, तो वही जो पदार्थ बनता है उसे ही हम क्या बोलते हैं, लवण बोलते हैं। जैसे HCl NaOH3 का जब रिएक्शन होता है तो NaCl जो है और H2O बनता है। ठीक है, वैसे H2SO4 बने, एक ये जो है अम्ल है, ये जो है एक धातु है, धातु से क्रिया होती है जब अम्ल की, तो एक लवण बनता है और हाइड्रोजन गैस क्या होती है, मुक्त हो जाती है। लवण ऐसे पदार्थ जो अम्ल में विद्यमान जो है धातु व धातु सादृश्य जैसा व्यवहार करने वाले समूह में विस्थापित करते हैं, उसको लवण बोलते हैं। लवण के प्रकार, लवण एक होता है अम्लीय लवण। ठीक है, ऐसे लवण जिसमें विस्थापित हाइड्रोजन विद्यमान रहता है उसको अम्लीय लवण बोलते हैं, जैसे NaCO3 NaHSO4। दिक लवण दो सामान्य गुणों वाले लवणों से बने लवण को जो है दिक लवण बोलते हैं। जैसे बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें फिटकरी को पोटास एलम भी बोलते हैं हम, मोहर लवण। दोनों का रासायनिक सूत्र पूछा जा सकता है। K2SO4 N2L2SO4 का होल थ्राइस इंटू 24H2O। मोहर लवण FeSO4 इंटू NH4 का होल ट्वाइस SO4 इंटू 6H2O। दोनों याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। नाइट्रिक अम्ल गोल्ड से क्रिया नहीं करता है, यह निकिल, चांदी, कॉपर, एल्युमिनियम, जिंक से क्रिया करता है, पूछा गया है, इसीलिए जो है ध्यान रखेंगे। सीधा नमक, सीधा नमक को जो है MgSO4 इंटू 7H2SO4 बोलते हैं, H2O बोलते हैं। एप्सम या इसको टेबल नमक भी सीधा नमक को बोला जाता है। उपयोग स्वास्थ्य व सौंदर्य प्रसाधन में, एक आता है लाइट नामक खनिज से ये जो है सीधा नमक प्राप्त होता है। ठीक है, अब आता है NaCl का प्रयोग क्या होता है। साधारण नमक के रूप में जो खाने में प्रयोग करते हैं, मांस व मछली को गलाने में, अचार के संरक्षण में इसका प्रयोग किया जाता है। खाने का सोडा, जिसको खाने को सोडा को NaCO3 इंटू 10H2O इसका रासायनिक सूत्र है, ये भी ध्यान रखेंगे। घरों में इसका प्रयोग खाने के सोडे के रूप में, पेट की अम्लता दूर करने में, बेकिंग पाउडर बनाने में, अग्निशामक यंत्रों में इसका प्रयोग किया जाता है। धावन सोडा, जैसा कि नाम से स्पष्ट है, धावन सोडा। रासायनिक सूत्र देखिए, Na2CO3 का होल Na2CO3 इंटू 10H2O। कपड़े की धुलाई करने में, कांच उद्योग में, डिटर्जेंट निर्माण में, जल की कठोरता को दूर करने में। ठीक है, आगे बढ़िए, आगे देखिए पोटेशियम नाइट्रेट। पोटेशियम नाइट्रेट क्या है, KNO3, इसको गन पाउडर भी बोलते हैं, गन पाउडर के रूप में, पटाखों में, कांच उद्योग में, उर्वरक के रूप में। पोटास एलम फिटकरी, पोटास एलम फिटकरी का देखिए उपयोग क्या है आपका, कपड़ों को जल को शुद्ध करने में, चमड़ा उद्योग में, रक्त स्कंदन में, जैसे चोट कहीं लग जाती है तो कहते हैं फिटकरी रगड़ लो, लेकिन हल्का फुल्का चोट, जब हल्का फुल्का कटे तो वहाँ पे रगड़ लेना चाहिए। अब देखिए, जैसे अम्ल हो गया, क्षार हो गया, लवण हो गया। आप भाई कैसे पहचानेंगे कौन अम्ल है, कौन लवण है, कौन क्षार है, तो एक सूचक का भी उपयोग किया जाएगा ना, तभी जो है उससे हम पहचान पाएंगे। सूचक pH के मान पर आधारित होता है। लाइकेन शब्द का प्रयोग थियोफ्रेस्टस ने किया था। देखिए लिटमस, ये एक सूचक है। लिटमस विलयन बैंगनी रंग का रंजक होता है
जो थाइलोफाइटा समूह का होता है। ये भी पूछा जाता है। जो लाइकेन होता है, लाइकेन कवक व शैवाल होता है जो रोसेला नामक लाइकेन से प्राप्त होता है। अम्ल को लाल, अम्ल जो है नीले लिटमस पेपर को लाल, जबकि क्षार लाल लिटमस पेपर को क्या कर देता है, नीला कर देता है। ये ध्यान रखिएगा, यहाँ से प्रश्न बनने की संभावना बहुत ज़्यादा है। हो सकता है एक प्रश्न आपको देखने को मिल जाए। लिटमस, फिनाफ्थलीन और मेथिल ऑरेंज। लिटमस जो है अम्ल क्या करता है, लाल कर देता है। क्षार क्या करता है, नीला करता है। फिनाफ्थलीन में अम्ल कैसा रंग देता है, रंगहीन, और क्षार गुलाबी देता है। मेथिल ऑरेंज कैसा रंग अम्ल कैसा देगा, तो लाल देगा, और ये पीला देता है क्षार। अपाचन मतलब जो हमारे पेट में थोड़ा गड़बड़ी हो जाती है उसे अपाचन बोलते हैं। जब हमारे आमाशय में HCl की मात्रा बढ़ जाती है तो उसको कम करने के लिए दूध या मिल्क का मैग्नीशिया MgOH2 का प्रयोग किया जाता है, जिससे HCl की मात्रा कम हो जाती है। ठीक है, अपाचन को दूर करने में मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का प्रयोग किया जाता है। चींटी के डंक काटने पर, डंक में फार्मिक अम्ल होता है। उपचार नमी युक्त खाने का सोडा और कैलामाइन का विलयन दिया जाता है। इसमें जिंक कार्बेट प्रमुख रूप से पाया जाता है। अब आता है सार्वजनिक जल आपूर्ति में जो है pH कितना होता है, 6.5 से 8.5 होता है, और भूजल में कितना होता है, 6 से 8.5 पाया जाता है। pH स्केल के बारे में देख लीजिए। pH स्केल की खोज किसने की थी, तो सोरेनसन ने इसकी खोज की थी। pH को कैसे डिनोट करते हैं, -log H+ आयन। पदार्थ की अम्लता और क्षारीयता का मान जो है pH से दिखाया जाता है। pH का मतलब होता है पावर ऑफ हाइड्रोजन आयन की सांद्रता की माप है ये pH। अब देखते हैं कुछ जो है चीज़ों का pH मान। ठीक है, अम्लराज अलग है, लेकिन अम्लों का राजा जो है, अम्लराज अलग चीज़ है। अम्लों का राजा H2SO4 को बोलते हैं, इसको ध्यान रखेंगे। pH इसका माइनस जो है 0.2 होता है। क्षारों का राजा NaH होता है, इसका pH 14 होता है। तनु NaOH का pH जो है 13 होता है। कुछ प्रमुख पदार्थ हैं जिनका pH कभी कभी परीक्षा में पूछने को आपको देखने को मिल जाता है, जैसे जल और नमक का pH 7 होगा। आंसू 7.5, रक्त का 7.4, दूध का 6.6 या 6.5 होता है। मूत्र का 6.5 या 6 जो है 5 देखने को मिलता है। सिरका 3 या 4 होता है। शराब का 2.8 होता है। नींबू का 2.4 होता है, 2.2 होता है। समुद्री जल का या 84 का जो है 8.4 होता है। बैटरी का -0.2 होता है। सांद्र HCl का 0 होगा। तनु HCl का 1 होता है। गैस्ट्रिक जूस का 1.2 होता है। ठीक है, टमाटर का देख लीजिए 4.1 होता है। गुर्मे में पथरी जो है कैल्शियम ऑक्जेलेट से बनता है, जो टमाटर के बीच में पाया जाता है, इसलिए जब जिसको पथरी हो जाती है उसको टमाटर खाने से मना किया जाता है। कॉफ़ी का 5 होता है। वर्षा का 5.4 होता है। कोल्ड ड्रिंक का 6 होता है। अम्लीय वर्षा का 5 क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। समुद्री जल का 8 होता है या 8.4 होता है। ठीक है, अंडे का 7.8 से 8 तक होता है। अब आइए देखते हैं लार, बहुत इंपॉर्टेंट है, इतना ध्यान रखेंगे। लार जो खाने से पहले 7.4 होता है, खाना खाने के बाद लार का pH जो है 5.8 हो जाता है। खाने वाले सोडा का pH 8.4, धोने वाले सोडा का 13, टूथपेस्ट का pH 8 होता है। अगर ये पूछा जाए टूथपेस्ट हमारा कैसा होता तो आप बताएंगे क्षारीय होता है। अब आगे बढ़ते हैं। मुंह के pH का मान 5.5 से कम होने पर क्या होगा, दंत क्षय होने लगता है, पूछा गया है। हमारा शरीर जो है 7 से 7.8 pH के रेंज में बहुत अच्छा काम करता है, और यही इसी में काम भी करता है हमारा। अब आता है बफर विलयन स्ट्रॉन्ग अम्ल और वीक क्षार का बनता है। स्ट्रॉन्ग क्षार और वीक अम्ल का बनता है। एग्जाम्पल है सोडियम एसीटेट। ठीक है, कुछ प्रमुख और लवण हैं उनके बारे में देख लीजिए, जैसे है पिरंजक चूर्ण, जिसको ब्लीचिंग सोडा बोलते हैं, CaOCl2 या COCl, ब्रैकेट में Cl भी आपको देखने को मिलता है। द्विक अम्ल बोलते हैं इसको, यानी द्वितीय अम्ल का ये जो लवण का उदाहरण है। कैसे बनेगा, बुझा हुआ चूना पर क्लोरीन से अपक्रिया कराने पर CaCl2 और H2O प्राप्त होता है। ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग किया जाता है वस्त्र उद्योग में, लिनन का कपड़ा बनाने में, व्यंजक के रूप में
रोगाणनाशी के रूप में, अपचायक के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। अब अगला चैप्टर आ गया हमारा अल्कोहल। बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट तो नहीं है, लेकिन कभी कभी परीक्षा में देखने को मिल जाता है। शराब बनाने की विधि का उपयोग जो है ओनोलॉजी कहलाता है। ठीक है, बस इतना इसमें ध्यान रखना है। और ये परसेंटेज भी ध्यान रख सकते हैं कि किसमें कितना अल्कोहल परसेंटेज पाया जाता है। सीरा या रम में 45 से 55, जौ या बिस्की में 40 से 45, अंगूर ब्रांडी बोलते हैं 40 से 50, मकई जीन में 30 से 35 से 40। अल्कोहल एक जो है स्रावित पेय है, डिस्टिल्ड वर्जेस है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। बिना स्रावित पेय कौन कौन से हैं उसको देख लीजिएगा। बियर है, शैंपेन है, इसमें बहुत कम मात्रा में अल्कोहल पाया जाता है। देखिए, बियर में 3 से 6 और शैंपेन में 10 से 15, पोर्टो सेरी में 15 से 25, साइडर में 2 से 6 और ओटका में 2 से 5% जो है पाया जाता है। इसीलिए सब ओटका ज़्यादा गटकते हैं। ठीक है, 4 बोतल ओटका। ठीक है, गाना आप लोग सुने होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। कॉस्ट स्पिरिट क्या होता है? वुड स्पिरिट इसको भी इंग्लिश में बोलते हैं। मेथिल अल्कोहल CH3COH पहले लकड़ी के बुरादे का उपयोग करके इसका जो है अल्कोहल प्राप्त किया जाता था। अब एक नया चैप्टर आ गया, बहुत इंपॉर्टेंट है, पेट्रोलियम। पेट्रोलियम को तरल सोना ठीक भी बोलते हैं। पेट्रोलियम एक प्राकृतिक ईंधन है जो असादी चट्टानों के नीचे पाया जाता है। संतृप्त हाइड्रोकार्बन है जो काले भूरे रंग का होता है। इसे कच्चा तेल, ठीक है, कच्चा या एक कच्चा तेल के रूप में हमारे जो है देखने को मिलता है। इसे धात्विक तेल या मिनरल ऑयल, क्या क्या बोलते हैं इसे? धात्विक तेल, मिनरल ऑयल, ठीक है, तरल सोना भी कहते हैं। पेट्रोलियम जो है टेरिडोफाइटा समूह के पौधे से प्राप्त होता है। पेट्रोलियम का अगर देखें, पेट्रो प्लस ओलियम चट्टान का तेल भी इसको कहते हैं। इसे काला सोना, धात्विक सोना, द्रव सोना, मिनरल सोना, बहुत सोना कहते हैं। ध्यान रखेंगे। विश्व का पहला पेट्रोलियम कुआं जो है USA पेंसिल्वेनिया टाइसविले कर्नल डेक के द्वारा करवाया गया था। आगे बढ़िए। इसे प्रभाजी आसवन से जो है अलग किया जाता है। पेट्रोलियम को प्रभाजी आसवन से अलग किया जाता है। अब देखिए अपस्फोटन क्या होता है। ईंधन जब पहले ही समय से अपने जल जाता तो एक धात्विक आवाज़ आती है जिसको जो है अपस्फोटन बोलते हैं। अपस्फोटन जो है ऑक्टेन संख्या से जो है ये देखा जाता है। पेट्रोलियम की गुणवत्ता को हम जो है ऑक्टेन संख्या से देखते हैं। और अगर कहीं अपस्फोटन हो रहा तो उसमें तेल या BTX मिलाया जाता है। टेट्राएथिल लेड या बेंजीन टोलुइल ऑक्सिलीन का उपयोग जो है अपस्फोटन रोधी के रूप में किया जाता है। आगे बढ़िए। डीजल, जैसे पेट्रोल का ऑक्टेन नंबर से वैसे डीजल का सीटेन नंबर से हम लोग गुणवत्ता चेक करते हैं। आगे बढ़िए। LPG लिक्विड पेट्रोलियम गैस, कभी कभी फुल फॉर्म पूछा जाता है। द्रव पेट्रोलियम गैस या लिक्विड पेट्रोलियम गैस कहते हैं। प्रोपेन, दूसरा ब्यूटेन, आइसोब्यूटेन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। घर में खाना बनाने में LPG का रिसाव पता करने में मरकैप्टन मिलाया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है। CNG, आजकल देख रहे हैं CNG वाली गाड़ी आ रही ना, उसका फुल फॉर्म पूछा जाता है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। ठीक है, इसे CH4 जो है सर्वाधिक मात्रा में इसमें पाया जाता है, 80 से 90%। या रंगीन गंधीन वायु से हल्की गैस है। अब आता है गैसोहॉल। पेट्रोलियम प्लस अल्कोहल का मिश्रण जो है गैसोहॉल कहलाता है। गैसोलीन प्लस एथिल अल्कोहल प्लस पेट्रोलियम जो है गैसोहॉल कहलाता है। अब देख लिए नया चैप्टर आ गया है, साबुन और अपमार्जक। यहाँ से भी प्रश्न आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है, कैल्शियम मैग्नीशियम सफ़ेद अवक्षेप बनाते हैं। कैल्शियम मैग्नीशियम कैसा बनाते हैं? सफ़ेद अवक्षेप, इसीलिए कैल्शियम मैग्नीशियम का प्रयोग साबुन बनाने में किया जाता है। साबुन उच्च वसा के सोडियम लवण है। वसा अम्ल, स्टेरिक अम्ल, पोलिक अम्ल। साबुन जो है अल्कोहल में विलय नहीं होता है। मुक्त क्षार उत्पन्न ना करें। उपयोग करते समय टूटना नहीं चाहिए। अच्छे साबुन का ये गुण होता है। कैल्शियम मैग्नीशियम जो है आयन जो है अवक्षेप नहीं बनता है। ठीक है, कैल्शियम अवक्षेप नहीं बनता है। अपमार्जक, कठोर जल में कपड़े धुलने के काम आता है। अपमार्जक जो होता है, साबुन अलग चीज़ होता है, नहाने काम आता है। अपमार्जक जो है कठोर जल में कपड़े धुलने काम आता है। इसे साबुन रहित साबुन भी कहा जाता है अपमार्जक को। वनस्पति तेल, डिटर्जेंट जो है कच्चा पदार्थ या पेट्रोलियम साबुन जो हम नहाते हैं उसका प्रयोग किया जाता है।
तेल व वसा देख लीजिए क्या होता है, ज़्यादा इसमें ध्यान नहीं रखना है। साधारण ताप पर जो ग्लिसरॉल ठोस अवस्था में पाया जाता है, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, उसको हम बोलेंगे, क्या बोलेंगे, उसको वसा बोलेंगे। वसा का जो है गलनांक जो है 20 से ज़्यादा होता है। साधारण ताप पर जो ग्लिसरॉल द्रव अवस्था में पाए जाते हैं उसे तेल बोलते हैं। इसका गलनांक 20 से कम होता है। खाद्य वसा का गलनांक मानव शरीर के ताप से अधिक नहीं होना चाहिए, नहीं तो दिक्कत करता है। उच्च वसीय अम्लों व असंतृप्त अम्लों के ग्लिसरॉल के साथ एस्टर का निर्माण होता है, ठीक है। अब देख लेते हैं प्लास्टिक। प्लास्टिक जो है कितने प्रकार की होती है, कौन कौन से प्लास्टिक होते हैं। प्लास्टिक में आता सबसे पहले असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। एथिलीन प्रोपिलीन बहुलीकरण से प्लास्टिक का निर्माण किया जाता है। एथिलीन या प्रोपिलीन के बहुलीकरण से ही प्लास्टिक का निर्माण किया जाता है। प्लास्टिक दो प्रकार के होते हैं। एक प्राकृतिक प्लास्टिक, जो प्लास्टिक गर्म करने पर मुलायम तथा ठंडा करने पर कठोर हो जाते हैं, उन्हें प्राकृतिक प्लास्टिक कहलाते हैं। कृत्रिम प्लास्टिक। कृत्रिम प्लास्टिक जो है दो प्रकार के होते हैं, थर्मोप्लास्टिक और थर्मोसेटिंग। बहुत इम्पोर्टेंट है। गर्म करने पर मुलायम, ठंडा करने पर हार्ड, कितनी भी बार प्रयोग किया जा सकता है, उसको थर्मोप्लास्टिक बोलते हैं। थर्मोसेटिंग क्या होता है, गर्म करने पर मुलायम, ठंडा करने पर हार्ड, केवल एक बार उपयोग किया जा सकता है। इसका एग्जाम्पल बहुत पूछा जाता है। किसका एग्जाम्पल, थर्मोप्लास्टिक और थर्मोसेटिंग का। थर्मोप्लास्टिक के कौन कौन एग्जाम्पल है, पॉलीथीन, पीवीसी, नॉयलॉन, टेफ्लॉन, पॉलीस्टाइरीन। और सेटिंग का बेकेलाइट, गिलिप्टल, बीटल मेलानिन, ठीक है। टेफ्लॉन, पॉलीटेट्रा क्लोरोएथिलीन, इसका फुल फॉर्म है, ध्यान रखेंगे। TFE, अम्ल क्षार का प्रभाव इस पर नहीं पड़ता है, ठीक है। अब देख लीजिए रबर के बारे में आप लोग ध्यान लीजिए। रबर की जो है सिंथेटिक रबर मैथ्यूज व हैरिस ने बनाया हुआ था। रबर भूमध्य रेखा के सदाबहार वन से पाया जाता है। वृक्ष जो है से दूध निकालकर लेटेक्स से रबड़ का प्रयोग बनाया जाता है। सर्वप्रथम रबड़ का प्रयोग पेंसिल को मिटाने में किया गया। इसे में प्रत्यस्थता का गुण पाया जाता है। रबर के प्रकार, रबर दो प्रकार के होते हैं, एक प्राकृतिक रबड़ और दूसरा सिंथेटिक रबड़। प्राकृतिक रबड़ विशेष प्रकार के जात के पौधे से बनता है, दूध से। यह एक आइसोप्रीन का बहुलक होता है, ठीक है। सिंथेटिक रबर मैथ्यूज व हैरिस नामक दो वैज्ञानिकों ने बनाया था। पूछा गया है सिंथेटिक रबर का कोई बहुलक नहीं है। सिंथेटिक आइसोप्रीन को सोडियम के साथ अगर हम गर्म कर देते हैं तो हमें जो है सिंथेटिक रबर प्राप्त होता है। इसके एग्जाम्पल है बूनायन रबर, पॉलीस्टाइरीन, डियोप्रीन या और एक क्या है, एक है नियोप्रीन, ठीक है। थायोकॉल या थर्मोकॉल भी इसको कहते हैं, ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। अब आते हैं रेशा पे। रेशा भी दो प्रकार का होगा, एक सिंथेटिक रेशा होगा, एक जो है प्राकृतिक रेशा होगा। सिंथेटिक ये सरल अणुओं से संयोग से प्रयोगशाला में बनाए जाते हैं। नायलॉन जो है इसका जो है एक एग्जाम्पल है। नायलॉन मतलब न्यूयॉर्क और लंदन के ये उससे बना हुआ था। सिंथेटिक रेशे प्राकृतिक रूप से उपलब्ध नहीं है, इन्हें केवल प्राप्त किया जा सकता है, ठीक है। नायलॉन सर्वप्रथम 1935 में बना, 1939 से इसका प्रयोग जो है व्यापार में आने लगा। उपयोग, ठीक है। उपयोग इसका कहाँ होता है, मछली पकड़ने वाले जो है जाल में, पैरासूट बनाने में, व टायर व ब्रश बनाने में, पर्वतारोही के रस्सी बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है। क्रेयॉन, सेलुलोज एक जो है क्या है, प्राकृतिक है। सेलुलोज से बने कृत्रिम रेशे रेयान कहलाते हैं। सेलुलोज के लुगदी से बनता है रेयान। रेयान क्या है, कृत्रिम है। कालीन बनाने में, कपड़ा बनाने में, कालीन बनाने में, घरों की जाली बनाने में, चिकित्सा उपयोग में इसका प्रयोग किया जाता है। पॉलिस्टर ब्रिटेन से इसका वो हुआ था। दो हाइड्रोलिक समूह जो है OH और जो है COH से बनता है पॉलिस्टर। कपड़ा उद्योग में, आग बुझाने वाले हौज की पाइपों में इसका प्रयोग किया जाता है। आगे बढ़ते हैं। कार्बन फाइबर क्या है, देख लीजिए।
कार्बन फाइबर बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका प्रयोग खेल सामग्री बनाने में, अंतरिक्ष यानी एयरक्राफ्ट बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है। अब आ चाहिए विस्फोटक पदार्थ। विस्फोटक पदार्थ बहुत होते हैं ना, जैसे उसमें RDX का नाम बहुत ही फेमस है, उसको ध्यान रखेंगे आप। विस्फोटक पदार्थ वह पदार्थ जिसके जलने से अत्यधिक ऊष्मा तथा ध्वनि उत्पन्न हो उसको विस्फोटक कहते हैं। ऊष्मा प्लस ध्वनि उत्पन्न होती है। अब उसमें सबसे पहला था RDX। RDX का फुल फॉर्म क्या है? रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्सप्लोसिव इसका नाम है। इसका रासायनिक नाम अलग अलग देशों में इसे अलग अलग नाम से जाना जाता है। रासायनिक नाम लेकिन एक ही होता है। क्या है? साइक्लोट्राई मिथाइलिन या ट्राई नाइट्रामाइन इसका नाम है। खोज 1899 ईस्वी में जर्मनी में हैगिंग के द्वारा किया गया था। RDX को प्लास्टिक विस्फोटक भी कहते हैं। USA में इसको साइक्लोनाइट, इटली में E4 तथा जर्मनी में हेक्सोजन के नाम से इसको जाना जाता है। TNG ट्राई नाइट्रोग्लिसरीन का खोज जो है 1846 ईस्वी में डायनामाइट बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है। TNG को नोबल ऑयल या नोबल का तेल भी कहा जाता है। निर्माण इसका कैसे किया जाएगा? निर्माण कैसे होता है? निर्माण इसका होता है सांद्र H2SO4 प्लस सांद्र जो है HNO3 प्लस ग्लिसरीन को अभिक्रिया से बनता है TNG। ठीक है। अब आता TNT ट्राई नाइट्रोटोल्यूइन। ठीक है। खोज 1863 ईस्वी में। सर्वप्रथम 1914 में इसको ब्रिटिश आर्मी ने इसका प्रयोग किया। आगे देखते हैं डायनामाइट की खोज अल्फ्रेड नोबेल ने की थी। कई बार पूछा गया कब की थी? 1863 में। ट्राई नाइट्रोग्लिसरीन और सोडियम नाइट्रेट, लकड़ी का बुरादा और कीजल गुर का प्रयोग जो है डायनामाइट का बनाने में किया जाता है। इसमें जिलेटिन की मात्रा जो है नाइट्रोसेलुलोज मिला रहता है। ठीक है। TNP ये जो है UPPCS में पूछा गया। TNP पिक्रिक अम्ल इसको बोलते हैं। ट्राई नाइट्रोफिनाल भी इसको बोलते हैं। फिनाल में H2SO4 और HNO3 की मात्रा से TNP बनता है। अब आता है सल्फ्यूरिक अम्ल जिसको H2SO4 बोलते हैं। रसायनों का संग्रह, कशिश का तेल, निर्जलीकरण और पेट्रोलियम शोधन में इसका उपयोग किया जाता है। रसायनों का संग्रह करने में कशिश का तेल इसे भी कहते हैं। अब आता है औषधि तथा रसायन। औषधि का प्रयोग भी जो है रसायन में, जैसे निश्चेतक, किसी को कुछ करना है, मतलब मान लीजिए उसको किसी का ऑपरेशन करना तो निश्चेतक का प्रयोग किया जाता है। संवेदना को कम करने में निश्चेतक का प्रयोग किया जाता है। विलियम मोर्टन ने इसका प्रयोग किया था सर्वप्रथम कब? 1846 में। कौन कौन से इसके एग्जाम्पल है? डाई इथाइल ईथर, सैमसन, क्लोरोफॉर्म। ठीक है। क्लोरोफॉर्म, डाई इथाइल ईथर इसका प्रयोग है। कुछ निश्चेतक देख लीजिए एग्जाम्पल। क्लोरोफॉर्म है, डाई इथाइल ईथर है, क्लोरोप्रोपेन है, कोकीन है, नाइट्रस ऑक्साइड है, एथिलीन है। इतना का प्रयोग किया जाता है। अब उसी में के बाद जब निश्चेतक के बाद एक चीज़ आता है एंटीबायोटिक्स। आता नहीं एंटीबायोटिक, खा लीजिए आप। तो उसमें क्या होता है? कवक व जीवाणु को मारने में इसका प्रयोग किया जाता है। सर्वप्रथम एंटीबायोटिक फ्लेमिंग एलेक्जेंडर ने 1829 में पेनिसिलिन की खोज की। पेनिसिलिन इसका एग्जाम्पल क्या है? एंटीबायोटिक्स। पेनिसिलिन, टेट्रामाइसिन, ठीक है, स्ट्रेप्टोमाइसिन, क्लोरोमाइसिन, जेटामाइसिन, रेफामाइसिन, सल्फाडाइजिन। ज़्यादातर जो है एंटीबायोटिक्स में आपको माइसिन देखने को मिलेगा, इससे भी आप पहचान सकते हैं। एंटीसेप्टिक, जब कहीं चोट लग जाती है ना, एंटीसेप्टिक के रूप में इसका प्रयोग किसका प्रयोग किया जाता है? सूक्ष्म जीवाणु को मारने के लिए, व जो है नए को रोकने के लिए, घाव को भरने के लिए, रक्त को दूषित होने से बचाने के लिए किया जाता है। लिस्टर, रॉबर्ट कोच, ठीक है, सेमिल 20 वैज्ञानिकों द्वारा इसका खोज किया था। इसमें कुछ एग्जाम्पल हैं, देख लीजिए। आयोडीन हो गया, एथिल अल्कोहल हो गया, H2O2 हो गया, फॉर्मल्डिहाइड हो गया, फिनाल हो गया, हेक्साक्लोरोफीन हो गया। अब आता है एंटीपायरेटिक्स प्रतिज्वर जो है वृक्षों की छाल से इसको प्राप्त किया जाता है। दर्द व ज्वर हो तो
एंटीपायरेटिक्स मतलब एंटी ज्वर ही उसका नाम होता है। औषधि एस्पिरिन, क्रोसिन, पायरोमेडिन इसका कुछ एग्जाम्पल है। सल्फा ड्रग्स देख लीजिए। सल्फा ड्रग्स सल्फर व नाइट्रोजन का मिश्रण होता है जीवाणु को खत्म करने के लिए। 1908 ईस्वी में सर्वप्रथम सल्फा नीलमाइड का प्रयोग किया गया है। इसका प्रथम सल्फा ड्रग्स था। कौन था? सल्फा नीलमाइड। औषधि इसमें देख लीजिए सल्फाडाइजीन, सल्फापिरिडीन, सल्फानिलमाइड। प्रति अम्ल, ठीक है, अम्लता को दूर करने के लिए सबसे उपयोग मिल्क ऑफ मैग्नीशिया MgO और AlO3 का OH का होल ट्राइस। इम्पॉर्टेंट चीज़ें कुछ हैं, देख लीजिए। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनाइड से अच्छा प्रतिअम्ल माना जाता है, ठीक है। नाइट्रस ऑक्साइड लाफिंग गैस N2O लाफिंग गैस दंत व शल्य चिकित्सा में एथेंसिया के रूप में, ठीक है, एनेस्थीसिया के रूप में उपयोग किया जाता है। अब आ जाइए कुछ और जो है चीज़ें हैं जिनको आप देख सकते हैं। आंसू गैस, ठीक है, आंसू गैस, आंसू गैस से आँखों में जलन होने लगती है, ठीक है। एग्जाम्पल है इसका एक्रोलिन, अल्फा क्लोरो एसिटोफिरान। भीड़ को हटाने में किया जाता है आंसू गैस का उपयोग। फिर देख लीजिए मस्टर्ड गैस। मस्टर्ड गैस जानते हैं एक विषैली गैस है। रासायनिक हथियार के रूप में इसका प्रयोग प्रथम विश्व युद्ध में किया गया था, ठीक है। एथिलीन सल्फर मोनोक्लोराइड से मस्टर्ड गैस बनता है, या जिस व्यक्ति के शरीर पर पड़ता है उसको बहुत हानि पहुंचाता है, ठीक है। तो ये जिसके शरीर पर पड़ता है वह उसको बहुत हानि पहुंचाता है। अब आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए मेथिल आइसोसाइनाइड MIC। बहुत ये जो है भोपाल गैस कांड से संबंधित है, इसलिए बार बार परीक्षा में पूछा जाता है। 1983 से संबंधित है, ठीक है। मार्स गैस जिसको दलदली स्थानों से निकलता है। गोबर गैस, ठीक है, गोबर के सड़ने से ज्वलनशील मीथेन उत्पन्न होता है और गोबर गैस में मीथेन 45 से 70% पाया जाता है। गैमेक्सिन, गैमेक्सिन का नाम पूछा जाता है। बेंजीन हेक्साक्लोराइड ध्यान रखेंगे। प्रमुख कार्बनिक पदार्थ व उनके उपयोग कुछ हैं, देख लीजिए। मीथेन है, मोटर, टायर, छापखाने की स्याही आदि बनाने में, ऊर्जा तथा प्रकाश उत्पन्न करने में, मिथिल अल्कोहल बनाने में मीथेन का उपयोग किया जाता है। ब्यूटेन देख लीजिए। ब्यूटेन LPG में, एथिलीन का प्रयोग, मस्टर्ड गैस व कच्चे फलों को पकाने में निश्चेतक के रूप में, ज्वाला के उपयोग में एथिलीन का प्रयोग होता है। एसिटिलीन कच्चे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के रूप में अगर पूछा जाए तो एसिटिलीन है। कार्बाइड बनाने में, नियोप्रीन रबड़ बनाने में, सिंथेटिक रबड़ बनाने में, ऑक्सी एथिलीन ज्वलक पदार्थ बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है। फॉर्मल्डिहाइड एंटीसेप्टिक के रूप में फॉर्मल्डिहाइड का उपयोग किया जाता है। जीवाणुनाशी के रूप में फोटोग्राफी के प्लेट जिलेटिन फिल्म बनाने में, वाटरप्रूफ कपड़े बनाने में। एस्टल्डिहाइड रंग व दवा बनाने में, नींद की दवा बनाने में, प्लास्टिक बनाने में। यूरिया का जो है आप रासायनिक सूत्र याद रखिएगा, NH2CO यूरिया में कार्बन नाइट्रोजन जो है 46.66%, ये भी ध्यान रखेगा। दवा व फॉर्मल्डिहाइड बनाने में 1828 ईस्वी में वॉलर ने अमोनियम साइनाइड से इसको प्राप्त किया था। ग्लूकोज शराब बनाने में, मुरब्बा एवं फलों को संरक्षित करने में, मिठाई बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है। उर्वरक में क्या नहीं होता है तो आप ध्यान रखिएगा, उर्वरक में क्लोरीन नहीं पाया जाता है। आगे बढ़ते हैं। बेंजीन का उपयोग देख लीजिए कहाँ कहाँ होता है आप, ठीक है। बेंजीन में आप ध्यान रखिएगा कार्बनिक विलायक के रूप में, शुष्क धुलाई में, पेट्रोलियम व बेंजीन ईंधन के रूप में जो है बेंजल्डिहाइड के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। CFC बहुत जो है खतरनाक औषधि है ये, अरे औषधि नहीं बोल सकते हैं, खतरनाक पदार्थ है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन ओजोन को बहुत क्षति पहुंचाता है। फ्रियान गैस का उपयोग जो है AC के रूप में किया जाता है, AC में इसका प्रयोग किया जाता है फ्रियान गैस का। अब एक नया टॉपिक आ गया जो है सीमेंट। क्या है? सीमेंट। इसमें देख लेते हैं सीमेंट में क्या क्या पाया जाता है। चूना आपका पाया जाता है, CaO चूना 60 से 70%, सिलिका 20 से 25%, एल्यूमिना Al2O3 5 से 10%, आयरन Fe2O3 2 से 30% पाया जाता है। सीमेंट का सर्वप्रथम उपयोग जो है कहाँ पे हुआ? 1824 ईस्वी में इंग्लैंड में
जोसेफ आस्पीडन ने किया। पोर्टलैंड सीमेंट कहा जाता है। मोर्टार गारा क्या होता है? सीमेंट और बालू तथा जल का मिश्रण को क्या बोलते हैं? मोर्टार बोलते हैं। कंक्रीट क्या होता है? सीमेंट, बालू और जल में जब हम कंकड़ मिला देते हैं तो कंक्रीट होता है। और रेनफोर्स्ड कंक्रीट क्या होता है? जब उसमें इसी कंक्रीट में जब हम जो है इसी में जब वो मिला दें, सरिया भी मिला दें, अर्थात आयरन रॉड भी मिला दें, तो क्या हो जाएगा? रेनफोर्स कंक्रीट। इसको ध्यान रखिएगा, ये पूछा जाता है। मोर्टार क्या होता है, कंक्रीट क्या होता है, रेनफोर्स कंक्रीट क्या होता है। तो ये हो गया आपका जो है सीमेंट से संबंधित जो चीज़ें थी। अब आ गया आपका कांच देख लीजिए। कांच का उपयोग सर्वप्रथम मिस्रवासियों ने किया था। साधारण कांच में सिलिका, विरंजक पदार्थ, क्षारीय धातु के ऑक्साइड इतने चीज़ों का उपयोग बनाने में किया जाता है। कुछ प्रमुख कांच हैं, उनके क्या उपयोग हैं उनको देख लीजिए। आता है पहला सोडा कांच। सोडा कांच में संगठन में जैसा सोडा है, सोडियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट, सिलिका का से बनता है। उपयोग क्या होता है? ट्यूबलाइट, बोतल, कांच के बर्तन, प्रयोगशाला के उपकरण बनाने में सोडा कांच का उपयोग किया जाता है। अब आता है फ्लिंट कांच देख लीजिए क्या होता है। पोटेशियम कार्बोनेट, लेड ऑक्साइड और सिलिका का से बनता है। उपयोग होगा विद्युत बल्ब, कैमरा और दूरबीन के लेंस बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है। अगला है पायरेक्स कांच का उपयोग प्रयोगशाला उपकरण बनाने में बेरिलियम सिलिकेट और सोडियम सिलिकेट से ये बनता है। आता है क्रूक्स कांच का उपयोग देखिए, सबसे पहले धूप के चश्मे बनाने में बहुत इंपॉर्टेंट है। कैसे बनेगा ये? सीरियम ऑक्साइड और सिलिका से बनता है। आगे बढ़िए क्राउन कांच में सबसे पहले देखते हैं ये कैसे बनता है। तो ये पोटेशियम ऑक्साइड और बेरियम ऑक्साइड और सिलिका से बनता है। उपयोग है चश्मे का लेंस बनाने में क्राउन कांच का उपयोग किया जाता है। ठीक है, अब देखिए अगला है पोटास कांच कैसे बनेगा? पोटेशियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट और सिलिका से बनता है। उपयोग आप देखेंगे तो प्रयोगशाला उपकरण बनाने में अधिक ताप पर गर्म करने वाले बर्तन में इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, बीकर व फनल जो है कठोर कांच से बनते हैं। सोलर विकिरण ये जो है इसको भी ध्यान रखिएगा। सोलर विकिरण का रेंज जो है 400 से 700 nm होता है, नैनोमीटर होता है। अब देख लिए बहुत ये भी इम्पोर्टेंट है, कांच से इम्पोर्टेंट फैक्ट ये भी पूछा जाता है कि कांच में अगर रंग देना हो तो किसका उपयोग किया जाता है, मतलब क्या मिलाने पे कौन सा रंग बनेगा। जैसे अगर हमको गहरा नीला रंग चाहिए तो हम कोबाल्ट ऑक्साइड मिलाएंगे। हरा रंग चाहिए तो हम फेरिक ऑक्साइड या सोडियम क्रोमेट मिलाएंगे। नारंगी रंग चाहिए तो हम सेलेनियम ऑक्साइड मिलाएंगे। लाल रंग चाहिए तो क्यूप्रस जो है लवण मिलाएंगे। हरा या हरा पीला चाहिए तो पोटेशियम डाइक्रोमेट मिलाएंगे। आप इसको चार्ट बना के ध्यान रख सकते हैं। अब आइए आपका अगला जो है लोहा, आयरन व फेरस। ठीक है, ये लास्ट टॉपिक अपना है, इसको ध्यान रखेंगे। प्रमुख अयस्क लोहे का होता है हेमेटाइट या मैग्नेटाइट। लोहे का चुंबकीय अयस्क है ये। लोहे के निष्कर्षण में वात्या भट्टी का प्रयोग किया जाता है। लोहा एक संक्रमण धातु है। लोहा पृथ्वी पर तत्वों में पाए जाने में चौथे स्थान पर पाया जाता है। लोहे के प्रकार कितने होते हैं? 4 प्रकार की लोहा होता है। एक ढलवा लोहा होता है। ढलवा लोहा में कार्बन 2 से 2.5% पाया जाता है। कठोर व भंगुर होता है। इसमें फास्फोरस, सिलिकॉन, मैग्नीशियम अशुद्धियाँ के रूप में पाई जाती हैं। दूसरा आता है पिटवा लोहा को रॉन्ग आयरन बोलते हैं। कार्बन 1.2 से 0.25% पाया जाता है। इसे शुद्ध लोहा कहते हैं। इससे चादर व तार बनाए जाते हैं। तीसरा आता है आपका स्टील में 0.25 से 1.5% होता है स्टील। चौथा आपका आता है माइल्ड स्टील में कार्बन जो है 0.1% होता है। यह तन्य व आघातवर्धनता होता है। इसको चाहे आप स्टेनलेस स्टील इसी का पार्ट मान सकते हैं, नहीं तो 3 या 4 ही प्रकार के मुख्यतः लोहे के प्रकार माने जाते हैं। स्टेनलेस स्टील में होता है फेरस आपका 75% होता है। निकल या मैग्नीशियम 10% होता है। कार्बन 1.1 से 0.5% होता है। इसमें 15% क्रोमियम भी पाया जाता है। ठीक है, कठोर व इसमें जंग नहीं लगता है। इसका प्रयोग वाल्व, बर्तन, ब्लेड बनाने में किया जाता है। लोहे में जंग लगना और उसके बचाव क्या क्या हैं? लोहे पर जंग हवा व पानी से लगता है। बचाने के उपयोग क्या हैं? अलकतरा है, एल्युमिनियम पेंट है, जस्ते की परत है, चढ़ाना
जो है इसका प्रयोग किया जाता है। जस्टे की परत को जब चढ़ाया जाता है तो उसे गैल्वेनाइज्ड बोलते हैं। ठीक है, और कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं चांदी से रिलेटेड हैं सॉरी, इसको ध्यान रखेंगे। सिल्वर बायोमाइड, सिल्वर ब्रोमाइड का प्रयोग जो है कहाँ किया जाता है? फोटोग्राफी में किया जाता है। सिल्वर आयोडाइड का प्रयोग कृत्रिम वर्षा के रूप में, और सिल्वर क्लोराइड का प्रयोग फोटोक्रोमेटिक कांच बनाने में किया जाता है। और सिल्वर क्लोराइड को हॉर्न सिल्वर भी बोलते हैं। ये कई बार परीक्षा में पूछा गया है। तो ये हो गया आपका केमिस्ट्री का महामैराथन। इसको आप लोग जो है देख लीजिएगा, इससे बाहर आपका कुछ नहीं आएगा। इस चीज़ को जो है ध्यान में रख के वीडियो को बनाया गया है। वीडियो को पूरा अंत तक देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।